बुंदेलखंड महाविद्यालय झांसी के बीएड विभाग द्वारा जारी यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए निःशुल्क कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की कक्षा डॉक्टर अखिलेश प्रताप सिंह सर, जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं साई पीजी कॉलेज बाराबंकी में, उनकी आज यूनिट 9 पर पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट विषय पर एक पुनः आज दूसरी कक्षा होगी। सर, मैं आपको अपने प्रतिभागियों की ओर से, अपनी आयोजक टीम की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए आपको विनम्र भाव से आमंत्रित करता हूं। आप अपना लेक्चर प्रारंभ करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आज की क्लासेस को हम लोग प्रारंभ करते हैं। औपचारिक सारी बातें हो चुकी हैं। मयंक जी को और डॉक्टर रॉबिन सर को बहुत बहुत साधुवाद इस बड़े यज्ञ को आगे चलाने के लिए। और आज के लेक्चर क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जी, स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस सर, इट इज विजिबल नाउ। सोल्यूशन का टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। आप लोगों को मेरी आवाज प्रॉपर मिल रही है या फिर इसमें कोई प्रॉब्लम है? इट इज क्लियर सर। प्रॉब्लम सर आ रही है। ठीक ठीक ठीक, चलिए तो बात को हम लोग आज शुरू करते हैं। अपनी बात कल जो हमने जहां पर छोड़ा था, कल चर्चा ये हो गई थी अपने यूनिट 9 की कि हमारा टॉपिक जो है उसका नाम क्या है। उसका नाम है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। तो हम अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग सिलेबस के कंटेंट को कवर करते हैं, जिसमें से हमने पीपल का मतलब जानते ही हैं हम लोग, और डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। और उसके बाद फिर जो हमारा इन्वायरमेंट का टॉपिक था, मतलब उसका जो मीनिंग था, उस मीनिंग को भी हमने समझा था, उससे संबंधित अवधारणाओं को भी समझा था। और साथ के साथ ये जो हमारा इन्वायरमेंट है और इसमें जो लोग रहते हैं उनके बीच में जो अंतर संबंध स्थापित होते हैं, उन सब की भी चर्चा हम लोगों ने कल कर ली थी। अब क्या होता है कि आगे की टॉपिक को आज हम कवर करें, जिसे हम पॉल्यूशन कहते हैं या प्रदूषण कहते हैं। तो मनुष्य की एक जो महत्वाकांक्षा है, उस महत्वाकांक्षा के अनुसार वह अपने विकास को आगे बढ़ाता है। अब सबकी अलग अलग महत्वाकांक्षा, और उस अनुसार व्यक्ति अपने अपने डेवलपमेंट को आगे दिशा देता जाता है। अब यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो जाती है जब हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को सर्वोपरि रखते हुए किसी और को ध्यान नहीं देते, और जितने भी हमें प्रकृति प्रदत्त स्रोत दिए गए हैं उन सब का हम, चाहे मनुष्य हो, बहुत सारे लोग होते हैं जो मनुष्यों का भी दोहन करते हैं, चाहे मनुष्य हो चाहे प्रकृति हो, उन सब का हम अनावश्यक दोहन करना प्रारंभ कर देते हैं। अनावश्यक शब्द मैंने इसलिए जोड़ा कि जितनी हमें आवश्यकता थी उससे ज्यादा का हमने उपयोग करना प्रारंभ किया। तो उसी संदर्भ में हम लोगों ने एक टर्म ड्राइव हुआ, उस टर्म का नाम क्या है? पॉल्यूशन, प्रदूषण। ठीक है, तो अब जब हम अपनी एक्टिविटी करेंगे तो उसका कोई ना कोई प्रभाव पड़ेगा ही। तो उस आधार पर किस तरीके से हमारी एक्टिविटी हमारे एनवायरनमेंट को कैसे प्रभावित कर रही है, उस बात को हम लोग आज शुरू करते हैं। तो हमने कहा पॉल्यूशन क्या है, तो कहा कि पॉल्यूशन किसी भी घटक में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन, जो नहीं होना चाहिए था परिवर्तन, जिसे हम जिस परिवर्तन को हम नहीं चाहते हैं, वह परिवर्तन उसमें हो गया और उस परिवर्तन की वजह से हमारे ऊपर कोई उल्टा प्रभाव पड़ रहा है, तो उसको हम प्रदूषण कहते हैं। अब वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये सारे कुछ प्रदूषण है। इनमें से मैंने कुछ लेटेस्ट जो पोल्यूशन है, जैसे क्या है ना, वायु प्रदूषण आपके यहाँ सबसे ज्यादा पूछा जाता है। पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था आपके यहाँ, वो पीएम पार्टिकल्स के जो 1.0, 2.5 और 10, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट से क्वेश्चन आता है। ये आपको मैं पढ़ाऊंगा वायु प्रदूषण, साथ में मैं आपको ध्वनि प्रदूषण भी पढ़ाऊंगा, जल प्रदूषण भी पढ़ेंगे, मृदा प्रदूषण मैं छोड़ दूंगा, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसकी जगह पर मैं आपको दो और टॉपिक पढ़ा दूंगा। ई वेस्ट आजकल नया टॉपिक है,
और जिस हिसाब से आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में कहीं से भी कुछ आता है, तो वो कहीं से भी कुछ कहाँ से आ रहा है उसको पकड़ने के लिए प्रयास करेंगे। तो हम लोग इसकी जगह पर मृदा प्रदूषण आप लोग अपने स्तर से पढ़िएगा। मैं आपको ई वेस्ट पोल्यूशन पढ़ा दूंगा और आपको मैं प्लास्टिक पोल्यूशन पढ़ा दूंगा, और जो भी पोल्यूशन है उस पोल्यूशन का जो उपचार है, उसका चारा क्या है, कैसे इस पोल्यूशन से हम छुटकारा पाए, तो उस छुटकारे के बारे में सारे प्रकार के जो प्रदूषण है उन सभी प्रकार के प्रदूषण के लिए जो वर्तमान सरकार इस समय प्रयास कर रही है, उस उपचार को भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बात को शुरू करते हैं। तो पहला हमारा वायु प्रदूषण रहेगा। प्रदूषण जो मनुष्यों के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्यों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को क्या कहा जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है कहीं पर, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर जोड़ दिया। मनुष्यों द्वारा उत्पन्न, हम ही प्रदूषण उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मनुष्य ही उत्पन्न करता है, प्रकृति द्वारा भी कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिनके द्वारा प्रदूषण हो जाता है। ठीक है, तो मनुष्यों के द्वारा जो उत्पन्न प्रदूषण है उसको हम क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन कहते हैं। ठीक, चलिए, तो पहला हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट है, वायु प्रदूषण। ठीक, हम सभी जानते हैं कि हमारा वायुमंडल, अब मैंने कल आपको ये बात बताई थी ना कि पर्यावरण अलग चीज है और आपका वायुमंडल अलग चीज है। पर्यावरण में भी हम चारों तरफ से घिरे हैं और वायुमंडल भी घेरे हुए हैं, परंतु इसमें सिर्फ वायु की बात हम नहीं करते अपने पर्यावरण में, उसमें सब कुछ आ जाता है। जब हम वायुमंडल की बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ वायु अर्थात गैसेस और इन गैसों में मिश्रित जो भी कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व हैं उनकी चर्चा हम करते हैं। ठीक, तो वायु प्रदूषण की बात हम जब करें तो हमारा जो वातावरण है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में जो कुछ गैसेस हैं, ये जितनी भी हवाएं हैं वो गैस का फॉर्म है, आप जानते ही हैं, वो एक निश्चित मात्रा में प्रकृति में उपस्थित कर रखी है, परंतु हम अपने विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा इनके निश्चित अनुपात को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देते हैं, और ये जो डिस्टर्बेंस हमारे द्वारा क्रिएट किया जाता है वही वायु प्रदूषण कहलाता है। अब यहाँ पर जो वायु है वो किससे मिलकर बनी हुई है, गैसेज हैं, कुछ धातुएं हैं, जल वाष्प है और बहुत सारे सूक्ष्म कण है। सूक्ष्म कण कौन से हैं, आपने कभी बिस्तर झाड़ा हो तो उस पर जो आपने देखा होगा कि वो छोटे से धूल जैसी उड़ती है, उसको ही सूक्ष्म कण के रूप में आपको देखते हैं। अब हमारे वायुमंडल में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो गैसेस हैं वो कौन कौन से प्रमुख गैसेस, तो कहा कि नाइट्रोजन है हमारे पर्यावरण हमारे एनवायरनमेंट में, हमने कहा ऑक्सीजन भी है, आर्गन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे वायुमंडल के लिए आवश्यक है। ऐसा नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक नहीं है, ठीक, ज्यादा हो जाएगी तब गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, तो नाइट्रोजन कितनी है, तो किसी ने कहा 78%, और कहीं पर लिखा मिल जाएगा आपको 79.20%। ठीक, तो ये भी ध्यान रखिएगा, विकल्प वाली जो परीक्षाएं होती हैं वहां पर हमें हमारा रियल आंसर क्या है और हमारे ऑप्शंस में क्या उपलब्ध है उस पर हमें ध्यान देना पड़ता है। तो नाइट्रोजन हमारी कितनी है, या तो 79.20 लिखा होगा या फिर 78% लिखा होता, 78%। ऑक्सीजन कितनी है, तो 20.6%, ठीक है, या फिर 21.9%। आर्गन कितनी है, 0.94, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी 0.20, और कहीं कहीं पर आपको ये लिखी मिल जाती है 0.03%। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हमने कहा वायुमंडल, वायुमंडल में हमारे गैसें कितनी कितनी है वो मैंने आपको बता दी। अब हमने कहा कि वायुमंडल में जो गैसों का निश्चित अनुपात है, इस निश्चित अनुपात में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, और वो किस वजह से होती है उसकी बात अगर करें तो वो जो कारण है वो दो है। ठीक है, देखो ये पुराना नोट्स था, ठीक है, इसलिए मैंने इसको अपडेट करने के लिए थोड़ा बहुत इधर उधर लिखा है, तो उसको कंप्रोमाइज करिएगा। आगे का जो इसके बाद के जो पोल्यूशन है उसको मैंने प्रॉपरली लिखा है, ठीक है, तो वहां पर से आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो जो वायु प्रदूषण घटित होने के जो प्रमुख कारण है वो एक तो मानव जनित भी कारण है और दूसरा प्राकृतिक कारण है। मैं थोड़ा सा इसको जल्दी में इसलिए पढ़ाने का प्रयास करूंगा, जहां पर मजबूत आएगा वहां पर रुक जाएंगे, क्योंकि पोल्यूशन आपने बहुत बार पढ़ा होगा, कई जगह पर पढ़ा होगा, अपने अपनी बेसिक क्लासेस में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये आपका रिकॉल हो रहा होगा, मुझे पता है। ठीक है, इसलिए मैंने शायद पिछली बार थोड़ा जल्दी में इन सब चीजों को रखने का प्रयास किया था, लेकिन
फिर पढ़ते समय हम एक धैर्य से और एक थ्रू द चैनल चलें तो चीजें दिमाग में स्थायी रहती हैं। ठीक है, तो हमारे कारण कौन से हैं? दो कारण हैं, या तो मनुष्य के द्वारा और दूसरा प्राकृतिक कारण है। मनुष्य के द्वारा कौन से कारण है? जो धुआं उत्पन्न होता है घरेलू ईंधन से, कारखानों से, कचरा जलाने से और वाहनों से। ठीक है, तो धुआं जो घरेलू जो हमारे ईंधन है, लकड़ी वगैरह, ठीक है, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कारखानों से भी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन, इस तरीके से तमाम गैसें यहाँ पर निकलती हैं। इसमें से एक आपका पैन है, ठीक है, पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। इसे पूछा गया कि पैन, इसमें से कौन सी ऐसी ऐसा धूल कण है या ऐसी गैस है जिसकी वजह से आंखों में जलन होने लगती है। ठीक है, तो पैन आपका पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट वो ऐसा एक केमिकल गैस है जिसकी वजह से हमारी आंखों में जलन होने लगती है। और मनुष्य औद्योगिकरण भी करता है, कृषि क्षेत्र से भी वायु प्रदूषण होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र में किस वजह से होता है? क्योंकि, और देखो उसको बाद में बात करेंगे, कृषि क्षेत्र में भी, कृषि क्षेत्र की वजह से भी प्रदूषण होता है, खरपतवार को जलाने से भी प्रदूषण होता है, और रेफ्रिजरेशन जो हमारे खेतों की उत्पादन को बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का जो प्रयोग हम बहुत ज्यादा मात्रा में करने लगे हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। ये वायुमंडल में भी जाता है, और ये इसके हम जब पेड़ों पर छिड़काव करते हैं तो ये खाद्य श्रृंखला में एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पे भी पहुंच जाता है। तो ये वहां भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और वायु पोल्यूशन में तो प्रॉब्लम क्रिएट कर ही रहा है। अब इस पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि साइलेंट स्प्रिंग, स्प्रिंग, ठीक, तो वो किसकी वजह से, किस पर आधारित थी? रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के हानिकारक प्रभाव के कारण। ठीक है भाई, अब अगर हम प्राकृतिक कारण देख लें, तो प्राकृतिक कारण, मैं इसलिए लिखा दिया मैंने प्राकृतिक कारण, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि वनों को जलाने से निम्नलिखित में से कौन सी गैसें उत्पन्न होती है। ठीक, इसलिए थोड़ा इन सब चीजों को मैंने यहाँ पर नोट कर दिया। तो कौन कौन से प्राकृतिक कारण? वनों को जलाने से नहीं, वनों के खुद के जलने की वजह से। वनों को जलाएगा तो मनुष्य, यहाँ पर क्या है? प्राकृतिक कारण है। ठीक है, उसको समझिएगा। जैसे आप वनाग्नि कहते हैं, वन में जब जंगलों में लगने वाली जो आग है, जो स्वतः लग जाती है, ठीक है, या किसी और कारण से लग जाती है जिसका ज्ञात कारण नहीं है, वो हमारी वनाग्नि होगी, और उनके जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार भी जो है, उनसे भी कुछ गैसेस निकलती है। कौन कौन सी ज्वालामुखी उद्गार से गैसेस आती है? सल्फर कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि की भी गैसों का श्रावण होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ वायुमंडलीय रासायनिक क्रियाओं द्वारा, अम्ल और महासागरीय जीव जंतुओं द्वारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से बन सकता है कि वायुमंडलीय रासायनिक क्रियाओं के द्वारा क्या स्रावित होता है? तो अम्ल, और जो महासागरीय जीव जंतु है, आपने पढ़ा होगा ना, जो जीव जुगाली करते हैं तो उनकी वजह से भी मीथेन गैस निकलती है। तो इसी में अगर पूछा जाए कि महासागरीय जीव जंतु जो है, समझने का प्रयास किया। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है? आप सभी जानते हैं कि वातावरण में जब ये गैसेज आएंगी तो कोई ना कोई हानिकारक प्रभाव डालेंगी। ठीक है, इसमें से सबसे बड़ा प्रभाव क्या हो रहा है कि जो हमारा जो जीवन रक्षक कवर है, कवच है, ओजोन, ठीक है, O3, अभी अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग
O3 किस में आता है, प्राइमरी उस पॉल्यूटेंट में आता है या सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बढ़िया, अभी आगे देखेंगे। ठीक है, तो कहा गया कि क्या वायुमंडल में जो प्रदूषण हो रहा है उसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो सबसे बड़ा प्रभाव क्या है, हमारी जो ओजोन परत है, उस ओजोन परत में प्रॉब्लम, मतलब वहां पर छिद्र हो रहे हैं, वो डिप्लीट यानी गल रही है। ठीक, इसको हम लोग अलग से प्राकृतिक आपदा का टॉपिक है जिसमें आप डिटेल से पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद तापमान वृद्धि हो रही है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जिसे आप ग्रीन हाउस इफेक्ट के रूप में पढ़ेंगे और उसे भी आप पढ़िएगा। ठीक है, तीसरा हमारा जो है वो कौन सा है, एसिड रेन इसकी वजह से होती है। वायुमंडल में तमाम केमिकल्स उपस्थित हो जाते हैं जो वर्षा जल के साथ भूमि पर गिरते हैं, जो मनुष्य के लिए, पेड़ पौधों के लिए, मृदा के लिए, इन सब के लिए हानिकारक बन जाते हैं। ठीक है, अब अगली बात क्या आई कि यहाँ पर वायु प्रदूषकों के प्रकार की बात यहाँ पर की गई है। ठीक, कौन कौन से वायु प्रदूषकों के प्रकार हैं, चलिए देख लेते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे प्रकार हैं। ठीक है, होता क्या है कि वर्गीकरण करने आप अगर जाएंगे तो कहाँ से वो गैसेस निकल रही हैं उस आधार पर भी वर्गीकरण होता है। ठीक है, इनका कंपोजिशन कैसा है उस आधार पर भी वर्गीकरण करते हैं। तो उतना ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें कोई इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट नहीं बनना है। ठीक है, हमें अपना परीक्षा पास करनी है और हमें एक सामान्य जानकारी इसके बारे में वो इतनी पर्याप्त है कि जितने हमारे प्रश्न इससे जो आए वो हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे आधारों पर वायु प्रदूषकों के प्रकार बनाए जाते हैं, लेकिन हम कुछ आधार पर इसे हम प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट के रूप में पढ़ते हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या है, जो प्रत्यक्ष प्रवेश करते हैं वायुमंडल में और ये जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहते हुए वायुमंडल को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है ना कि जो भी केमिकल कंपोनेंट्स हैं वो दूसरी धातुओं से मिल करके एक अलग रिएक्शन करके अलग कंपाउंड बनाते हैं, ये उनका नेचर होता है। तो कुछ ऐसे हैं जो जैसे उत्पन्न हो रहे हैं उसी रूप में भी हानिकारक है, और आगे जब इनको इनका सूटेबल कोई कंपोनेंट मिल जाएगा तो ये कुछ केमिकल रिएक्शन भी कर देंगे और एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, और वो भी घातक होगा, वो भी हानिकारक होगा। तो वो एक अलग बात है। ठीक है, तो प्राइमरी पोल्यूटेंट वो है जो प्रत्यक्ष जिस रूप में उत्पन्न हुए थे उसी रूप में ये वायुमंडल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिसमें से सबसे पहला आपका जो प्राइमरी पोल्यूटेंट है वो कौन सा, पीएम पार्टिकल। यहाँ से क्वेश्चन पिछली बार आपके पेपर में पूछा गया था। ठीक है, तो हमारे पीएम पार्टिकल कौन कौन से हैं, पर्टिकुलर मैटर्स। ठीक है, तो 3 प्रकार के हैं। ठीक, ये क्या है, ये इनकी मोटाई है, बस समझ में आ गई। ये जो भी धूल के कण है ना, तो जितनी छोटी छोटी, जितने छोटे मोटाई। हाँ, धूल के कण की मोटाई है। मोटाई। ठीक है, हाँ। तो इसके वजह से इनको 1.0, 2.5 और PM10 ये 3 नाम दिए गए हैं। ठीक है, कौन कौन सा, PM 1.0 ये भी हमारा प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, हमारा PM 2.5 ये भी हमारा प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, और हमारा PM10, ठीक, ये भी हमारा प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। ठीक, शायद इसे माइक्रोन में नापा जाता है, तो ये उसी आधार पर इसका मेजरमेंट यहाँ पर दिया गया। अब एक चीज आती है बात, आपने पढ़ी होगी, कोहरा पढ़ा होगा, स्मॉग पढ़ा होगा। ठीक, इस समय काफी चीजें आती भी हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये जो गैसेस हैं, ये गैसेस नहीं है, ये धूल कण है। ठीक है, और ये धूल कण क्या करेंगे, वायुमंडल में पहुंचेंगे और ये वाष्प के साथ चिपक जाएंगे। ठीक है, और फिर जो भी धीरे धीरे ये कंडेंस होकर के एक एक लेयर बना लेते हैं, एक पूरा एक कवच बना लेते हैं, जिसकी वजह से कोहरा वगैरह आता है। और जिसमें सबसे बड़ा जो घातक प्राणी बनता है वो आपका PM 2.5 बनता है। ठीक है, जिसकी वजह से स्मॉग उत्पन्न होता है और जिसे हम काला काला कोहरा भी कहते हैं। ठीक है, और ये PM 2.5 ज्यादा घातक है क्योंकि ये सीधे मनुष्य में की श्वास नलिका में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो ये इसलिए थोड़ा और ज्यादा घातक हो जाता है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा PM पार्टिकल जो है वो सीधे मनुष्य के श्वसन नली में प्रवेश कर जाता है। ठीक, कई बार देखो, ये देखा होगा ना आपने, जैसे
आप कहीं पर किसी अनाज के गोदाम में गए या अनाज निकाला जा रहा है तो आपकी नाक में एकदम से परेशानी होने लगती है, ठीक है। कई बार पेट्रोल की गंध से आपको परेशानी होने लगती है। तो इस तरीके से जो पौधे हैं, जो विकिरण कहीं कोई पहुंच जाता है तो उसको छींकें आने लगती हैं, ठीक है। तो वो जो चीजें हैं वो सब इसी यही है जो इसका कारण बनता है, ठीक है। चलिए, और दूसरा कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन एक कहीं बना कि जितने भी ये जो केमिकल कंपोनेंट हैं जिनकी वजह से वायु प्रदूषण होता है, इसमें से सबसे बड़ा योगदानकर्ता कौन है? तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड लगभग 50% योगदान करता है। बहुत बड़ा पोल्यूटेंट ये बन गया है, ठीक है। तो कार्बन के ऑक्साइड कौन कौन से? कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर हमारे तीसरे कौन से? हाइड्रोकार्बन है। सल्फर ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सीएफसी है, पीबी यानी लेड है, डीडीटी यानी आपका जो उर्वरक है वो है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड है। ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, देखो SO और SO2, ठीक है, दोनों ध्यान दो। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड ये दोनों आपके कौन से पोल्यूटेंट है? प्राइमरी पोल्यूटेंट है। यहीं पर अभी SO3 आएगा तो कौन हो जाएगा देखना आगे, ठीक है। चलो, यहाँ पर कहीं बात आई कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत 17 अक्टूबर 2014 को एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया गया, ठीक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8 प्रदूषक बताए गए, कौन कौन से? तो ये आपके 8 प्रदूषक हैं: PM10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया और लेड, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत वायु गुणवत्ता सूचकांक में कितने प्रकार के प्रदूषक बताए गए? तो प्रदूषक बताए गए कितने? 8। और वर्ग कितने बनाए गए? 6 वर्ग बनाए गए, जिसमें से आप अक्सर आपने अगर मोबाइल पे वेदर का ऐप डाउनलोड कर रखा है तो उस पर दिखाता रहता होगा स्टे इंडोर, एक्सट्रीमली पुअर, ये सब जो ये इंडेक्स बनी हुई है, ये आप देख लीजिएगा। जिस वजह से ग्रीन, येलो, ग्रीन, लाइट ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये जो कुछ मानक हैं जिसकी वजह से यहाँ का एरिया दिखता है, ठीक। अब तो ये हुई पुरानी बात 2014 की। आज ये 2021 की बात कर लेते हैं। सितंबर 2021 को डब्ल्यू एच ओ ने भी एक ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइन जारी की, जिसमें इन्होंने कितने प्रदूषक बताए? इन्होंने 6 प्रदूषकों के बारे में बता रखा है। कौन कौन से 6 प्रदूषक थे वो आप लोग जरा ढूंढिएगा, ठीक है। ये 8 प्रदूषक मैंने आपको बता दिए, 6 प्रदूषक कौन से थे डब्ल्यूएचओ ने जिनको अपनी गाइडलाइन में बताया है वो आप लोग सर्च करिएगा, ठीक है। और इसी संबंध में एक मोबाइल ऐप डाउनलोड बनाया गया था जिसका नाम था सफर, ठीक है। ये सब चीज़ें आ जाती है ना कई बार क्वेश्चन में, ठीक है, ये लेटेस्ट वाली चीज़ें होती हैं, एक तो टॉपिक से जुड़ी हुई होती हैं, परंतु हम उसको लगभग अपनी एक सैद्धांतिक पढ़ाई में छोड़ते जाते हैं, ठीक है। लेकिन इनको भी कवर करिएगा। मोबाइल ऐप भी इसी एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए बना था, इसका नाम था सफर। और ये सफर कब बना था मोबाइल ऐप? 2015 में बना, ठीक है भाई। चलो, अब आते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट हमारे कौन कौन से हो गए। ध्यान रखना, क्वेश्चन ज़्यादा है। पीएम पार्टिकल हो गए हमारे, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अब आ जाओ सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन कौन से हैं, ठीक। तो सल्फेट, ठीक है, नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक ट्राईऑक्साइड, SO3, ओके। तो यहीं से आपके साथ पिछली बार के क्वेश्चन में था या कहीं भी होगा तो कंफ्यूज करने के लिए आपको डालेंगे SO2 आपका प्राइमरी है, SO3 आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, ध्यान रखिएगा। साथ के साथ H2SO4 भी सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो भी आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। और पैन, जिसको आपने क्या कहा था, आपने शुरू में कहा था पैन, जिसकी वजह से आंखों में जलन होने लगती थी, ठीक है। तो ये पैन भी आपका क्या है? आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा पैन। और मैंने वहाँ आपको बताया था ना ओजोन डिप्लीशन, वहाँ पर भी मैंने बात कर दी कि ओजोन जो है O3 है, और O3 प्राइमरी पोल्यूटेंट में आता है या सेकेंडरी पोल्यूटेंट में, तो इसको भी सेकेंडरी पोल्यूटेंट में रखा गया है, ठीक है। और H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, ये भी H2O तो हमारा पानी हो गया, ध्यान रखो, ठीक है। और H2O2 ये कौन है? ये हमारा सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, ठीक। हम जो हमें पता है उससे हम अगर जोड़ ले, तो नहीं पता है तो वो थोड़ा सा हमें याद हो जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन हम H2O जानते हैं पानी, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारा कौन है? सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, ठीक है। अब इसके बहुत सारे दुष्परिणाम हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे, ठीक है। और उसे आप
अपने हिसाब से समझने का प्रयास करिएगा। ठीक, कम समय में जितना डेटा आपको दिया जा सकता है उस आधार पर मैंने क्वेश्चन आपको मेरे ख्याल से यहाँ से मिल जाना चाहिए, जितना मैंने आपको एयर पोल्यूशन के बारे में बताया। अब इसके बचाव की दिशा में कौन कौन काम हुए, तो बचाव की दिशा में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाई गई। कौन है? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। पर्यावरण संबंधी कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए व पर्यावरण के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एनजीटी की स्थापना कब की गई? अक्टूबर 2010। ये बहुत सैकड़ों बार क्वेश्चन अलग अलग इलाकों में पूछा जा चुका है, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस तरह के न्यायालय सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ही थे, और उसके बाद हमारे भारत में है। अब अगर कहाँ है, एक बार जरा देख लेना, लेटेस्ट अपडेट कर लेना कि ऐसा तो नहीं कहीं और भी एनजीटी जैसा जो, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के हमने 16 नंबर पे पढ़ा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए संस्थाएं, पढ़ा है ना कल के लेक्चर में, तो ऐसा तो नहीं कहीं खुल गई हो, तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बहुत दिन तक प्रकाश गोयल रहे, लेकिन आपके वर्तमान के कौन है? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव है। ठीक है, आकाश गोयल थे शायद पहले, जो बहुत दिन तक रहे। अब न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव मेरे लिखने तक थे, आगे देख लीजिएगा, एक बार जरा चेक कर लीजिएगा क्योंकि ये बदलते रहते हैं। ठीक है, एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष। इसी संदर्भ में एक समिति गठित हुई, भूरेलाल समिति, 1999-2000 में। ये किस लिए? दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए। तो क्या था कि दिल्ली में सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन, और अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे ईएफ जो वेस्ट है वो भी दिल्ली में सबसे ज्यादा है पूरी इंडिया का। तो यहाँ पर दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए 15 साल पुराने वाहनों को प्रतिबंधित करने की सिफारिश निम्नलिखित में से किस समिति ने दी? तो किस समिति ने दी भाई? भूरीलाल समिति ने दी है। ठीक है, इसी में एक BS4 इंजन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो BS भारत चरण उत्सर्जन मानक, ठीक है, भारत स्टेट इमिशन स्टैंडर्ड, इसकी जो BS की जो शुरुआत है केंद्र सरकार ने वर्ष 2000 से शुरू की थी, और 2020 से जो हमारे BS6 वाले इंजन है वही मार्केट में है। और इन BS6 वाले इंजन की खास बात क्या है कि ये पेट्रोल में सल्फर की मात्रा को कम करते हैं, और कम करके 10 पार्टिकल पर मिलियन करने का प्रयास किया गया है इसमें। यही है BS6, जिसमें सल्फर, क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि BS6 में संबंधित है। ठीक है, तो पेट्रोल में सल्फर की मात्रा को कम करने के, पेट्रोल में अब बहुत सारे केमिकल्स है ना, तो ये किससे कम करने के लिए? सल्फर की मात्रा को कम करने के लिए किया गया है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अपना पढ़ लिया। कौन सा? वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में आपको क्या याद रखना है? वायु प्रदूषण में आपको गैसों का मिश्रण याद रखना है, किस जगह से कौन सी गैस निकलती है, मतलब उसके बाद प्रदूषण के जो कारण हमने पढ़े थे, रीजन पढ़े थे, उसमें हमने मानव जनित पढ़ा था, और दूसरा कौन सा पढ़ा था? प्राकृतिक पढ़ा था। तो मानव जनित कारणों से जो भी गैसें स्रावित होती हैं, कौन सी कहाँ से आती है, जरा देख लीजिएगा। उसके बाद जो मैंने आपको प्रकृति वाली पढ़ाई थी, प्राकृतिक कारण है, उनका भी किस जगह से, जैसे महासागरीय जल से, ठीक है, जो गैस निकली थी वो का क्या नाम था। ठीक, ये सब चीजें याद रखिएगा। ठीक है, यही इसी पार्ट से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और अगला क्वेश्चन जो आपके आता है प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट से आता है। फिर इसी संदर्भ में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स वगैरह बनाई जाती हैं उनसे बात पूछी जा सकती है। साथ में 2023 में एयर पोल्यूशन को लेकर के कोई इंडेक्स वगैरह जारी हुआ होगा, तो उसे जरा आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वो इसमें अपडेट आप कर सकते हैं। चलिए, अब दूसरा हमारा कौन सा है? जल प्रदूषण। ठीक है, बहुत सारे प्रदूषण है, आप लोग एक अब तो प्रदूषण आ गया, प्रकाश प्रदूषण भी आ गया। कहीं मैं पढ़ रहा था तो लिखा था कि अब जो नया एक प्रदूषण आ रहा है वो क्या है? उसको लाइट पोल्यूशन, प्रकाश प्रदूषण हो सकता है, आप लोगों ने सुना होगा। क्या है ये प्रकाश प्रदूषण? कि हम लोग ने हर जगह लाइटें लगा रखी ना, तो कहा गया कि जो मतलब प्रकृति को भी, मतलब हम लोग क्या करते हैं, सोते हैं तो लाइट बंद कर देते हैं ना, तो प्रकृति को भी अपने सामान्य संचालन के लिए जितनी पर्याप्त मात्रा में प्रकाश की आवश्यकता होती है, उस मात्रा में हम जब संशोधन कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, उस स्थिति में हम क्या करते हैं? प्रकाश प्रदूषण करते हैं। तो ऐसा मत करना कि भाई अब बाहर निकलो तो गाड़ी की लाइट बंद कर लेना। ठीक है, लाइट जला के चलना कि भाई प्रदूषण आप लोग नहीं करना चाहते, लेकिन जीवन बचा करके चलिएगा। ठीक है, चलिए एक बार आता है। नेक्स्ट कौन सा है? एक जल प्रदूषण यानी वाटर पोल्यूशन। ठीक है भाई, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पानी में, ठीक,
बहुत सारी तत्व हैं। हमारा जो जीवन है वो जल पर निर्भर है, और पृथ्वी पर कितना जल है, कितना पीने लायक है, ये सारी चीजें आपके लिए है। इनको ढूंढिएगा कितना है, कितना पी चुके हो, कितना बचा चुके हो, ठीक। लेकिन हम इसके पॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक। और इसमें जब जो अवांछनीय तत्व मिला दिए जाते हैं तो हमारा जल प्रदूषण हो जाता है। अब सामान्य रूप से कोई जल है और उस जल की गुणवत्ता का निर्धारण हम कैसे करते हैं? तो एक तो आपने सुना होगा बीओडी, सीओडी और डीओ, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और डिजॉल्व ऑक्सीजन। तथा पीएच मान के आधार पर हम किसी भी जल की गुणवत्ता का निर्धारण करते हैं। तो इनको देखते हैं पहले, ये लोग कौन हैं, ठीक। कि बीओडी का मतलब क्या होता है? कहा गया भैया कि एक जो जल है ना, उसमें ऑक्सीजन तो घुली ही होती है, तभी जो मछलियां हैं, जो जलीय जीव हैं, अपने गिल्स के माध्यम से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। अच्छा, क्या होता क्या है कि जल जितना अधिक प्रदूषित होगा, प्रदूषित पदार्थ के विघटन के लिए उसी अनुपात में ऑक्सीजन की मांग होगी, ठीक है। अगर ज्यादा उसमें कंपोनेंट्स हो जाएंगे और उनको टूटने के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होगी, ठीक है। तो ये क्या कहना था, उसी अनुपात में अधिक ऑक्सीजन की मांग होगी, ठीक है, जितना ज्यादा वहां पर पोल्यूशन बढ़ा होगा, ठीक है। और बीओडी का मतलब क्या होता है कि बीओडी का मतलब जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा, और ये भी एक जल प्रदूषण के मानक निर्धारण का एक महत्वपूर्ण घटक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जल प्रदूषण, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में क्या सत्य है? तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई, यानी प्रदूषण बढ़ा है, ठीक है। तो जैसा जैसे पॉल्यूशन बढ़ जाएगा जल प्रदूषण का, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक। अब देखो, पीने वाला जो स्वच्छ पानी है उसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी होनी चाहिए? तो 1 ppm होनी चाहिए, ठीक है। ppm का फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ। घर से निकला जो गंदा जल है, ठीक है, उसकी जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी है? वो 200 से लेकर 400 पार्टिकल पर मिलियन, ठीक है। तो 200 से 400 तक। औद्योगिक संस्थानों से जो कचरा निकल रहा है उसके कारण जो कचरा निकल के कहाँ जाता है? सब जल में मिल जाता है। तो उसके कारण जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, वो कितनी बढ़ जाती है? वो 2500 ppm तक पहुंच जाती है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि स्वच्छ पीने वाले जल की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी होती है, तो 1 ppm होती है, ठीक है। 1 ppm से कम होनी चाहिए, ठीक। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन डिमांड होगी वो उतना ज्यादा गड़बड़ है, ठीक है। तो ये बात अधिकतर हम लोगों ने बीओडी पढ़ा है और बीओडी से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। लेकिन और क्या पूछ सकते हैं बीओडी से? तो बीओडी से ये सारी चीजें भी पूछी जा सकती हैं कि स्वच्छ पीने लायक जल का जो बीओडी है वो कितना होना चाहिए? तो 1 ppm से कम होना चाहिए। और नदी हमारी जो है, ठीक है, जीवनदायिनी, उस नदियों का समझदार बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कितना होना चाहिए? तो वो 10 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए, ठीक है। तो दो यहाँ पर टर्म याद रखिएगा। यहाँ पर हम अगर प्रदूषण की बात करें तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी, यानी जल का प्रदूषण बढ़ेगा। अब दूसरा क्या है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जल में उपस्थित जो अकार्बनिक पदार्थ हैं वो भी अपनी क्रिया प्रतिक्रिया के लिए क्या है? ऑक्सीजन की आवश्यकता उन्हें होती है। जो भी कंपोनेंट्स, पेड़ पौधे भी हो गए, ठीक है, और भी बहुत सारी जो चीजें हैं, वो सब को जीवन काम करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन की जरूरत होगी। तो सीधे सीधे इन्होंने यहाँ पर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की बात कर दी है, ठीक है। तो रसायन की बात आ गई, वरना ये भी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से संबंधित है, जिसे रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। वही बात यहाँ पर भी है कि पानी में प्रदूषण को व्यक्त करने के लिए सीओडी दूसरा मानक है। सीओडी भी बढ़ जाएगी तो प्रदूषण बढ़ जाएगा, लेकिन सीओडी का मान बीओडी से अधिक होता है, ये बात ध्यान रखना। कई बार होता है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, गलत है। इस तरीके से बीओडी ज्यादा होगी कि सीओडी ज्यादा होगी? तो सीओडी ज्यादा होगी, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को डाइल्यूट यानी डिसॉल्व होने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए भाई, अब तीसरा टर्म हमारा कौन सा है? डिसॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है। जल में घुलित जो ऑक्सीजन है वो हमारे जलीय जीवों के श्वसन के लिए जरूरी होती है। अगर जल में ऑक्सीजन नहीं होगी तो फिर क्या होगा? सारे जीव मर जाएंगे, ठीक है। और बीओडी बढ़ने का तात्पर्य जल में ऑक्सीजन की कमी है, ये भी बात सही है ना। बीओडी का मतलब, अब कई बार क्या होता है, बायोलॉजी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई यानी पानी में ऑक्सीजन बढ़ गई, नहीं, पानी में ऑक्सीजन कम हुआ तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई, जिसकी वजह से प्रदूषण
ठीक है। ऑक्सीजन की कमी से होने वाले कुछ ऐसे, अच्छा ये भी बहुत बढ़िया चीज है कि ऑक्सीजन की कमी से कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट हैं, ठीक है, जो कम, जब ऑक्सीजन होगी तभी श्वसन करते हैं, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन की कमी से होने वाले अनाक्सीय श्वसन के चलते हैं द्वितीय प्रदूषक जैसे मीथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन सल्फाइड ये बनने लगते हैं और जल में दुर्गंध आने लगती है, ठीक है। तो पीने वाले जल का जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कितना है, 5 मिलीग्राम पर लीटर, और नहाने के लिए कितना चाहिए, ठीक है, तो 4 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। ध्यान रखिए, कई बार होता है ना कि ये तो पानी नहाने लायक भी नहीं है, हर जगह थोड़ा नहा सकते हो, कहीं भी नदी तालाब में देखा और कहीं भी डुबकी लगा दी, तो देख कर ही लगाते हैं ना। तो उसका अब चेक करना, आप एक बीकर में ले जाकर के इसकी डिजॉल्व ऑक्सीजन कितनी है, उसी हिसाब से नदी नहाना, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा, ठीक, कितना ऑक्सीजन से कम होगा तब उसको हम प्रदूषित जल कहेंगे। तो मानकों के अनुसार पर ये बनाया गया है कि जल में जो हमारी डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसकी मात्रा अगर 8 मिलीग्राम पर लीटर से कम है तो उसको हम जल को हम प्रदूषित जल कहते हैं, ठीक है। कितना, जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा 8 मिलीग्राम से कम है तो उस जल को हम अ, प्रदूषित जल कह सकते हैं। तो आपको लगा कि हम प्रदूषित जल ही पी रहे हैं, ठीक है, लेकिन हिंदुस्तानी आदमी हम लोग, ठीक है, और कोरोना आकर के बेचारा चला गया, वो भी मर गया, मार करके गया लेकिन खुद ही मर गया, ठीक है। लेकिन हम लोग तो 4 मिलीग्राम पहले बना रखा है, 5 मिलीग्राम पर लीटर, और कह रहे हैं कि जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा अगर 8 मिलीग्राम से कम है तो जल प्रदूषित है, लेकिन फिर भी चल रहा है काम, ठीक। लेकिन काम कब नहीं चलेगा, जब जो प्रदूषित जल है वो उस मतलब जो जल है उसकी जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है 4 मिलीग्राम पर लीटर से भी कम हो जाए, ठीक है, जो नहाने लायक भी नहीं रह गया है, वो तो भैया जल क्या है, वो अत्यधिक प्रदूषित है। तब हम लोग अपना आर ओ वगैरह लगाओगे ना, मतलब आर ओ तो पहले इसीलिए तो आर ओ लगा के पीते हैं पानी, ठीक है। 8 मिलीग्राम से, और यहाँ पर कह रखा है 5 मिलीग्राम। चलो भाई कोई बात नहीं। एक टर्म आता है, एक एक परीक्षण है पानी में, एक परीक्षण किया जाता है जिसकी वजह से उसके अंदर एमपीएन परीक्षण, जिसकी सहायता से एस्चेरिचिया कोलाई आज जीवाणुओं की पहचान और उसे मापा जाता है। हम जानते हैं एस्चेरिचिया कोलाई जो है, जिसकी वजह से बहुत अतिसार वगैरह रोग हो जाते हैं, तो उसका परीक्षण करने के लिए कौन सा परीक्षण है, एमपीएन परीक्षण, ठीक है। पानी में एस्चेरिचिया कोलाई इत्यादि जीवाणुओं की माप और पहचान के लिए कौन सा परीक्षण, एमपीएन परीक्षण, ठीक भैया। तो पानी अगर स्वच्छ है तो स्वच्छता की जांच करने के लिए हम बीओडी, सीओडी और आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन और पीएच मान की सहायता से हम उसकी गुणवत्ता निर्धारित करते हैं। अब आ गई बात कि जल प्रदूषण कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो जल भंडारण के आधार पर, स्रोत के आधार पर, इतना बवाल उसमें मत पड़ो। जल भंडारण मतलब जो धरती पर पानी है, धरती पर तो ये सारे चारों हैं, ठीक है, धरातलीय जल प्रदूषण, झील का जल प्रदूषण, समुद्री जल प्रदूषण और भूमिगत धरती के नीचे वाला, चार आधार इसलिए बना देंगे, कहीं एक एक क्वेश्चन एक एक लाइन की बातें आएंगी, ठीक है, कि कौन सी झील जल प्रदूषण की वजह से नष्ट हो गई, ठीक, ऐसी चीजें इसमें हम लोग कवर करेंगे। और स्रोत के आधार पर कहें तो घरेलू अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट, सीवेज और तेल स्राव से, ठीक है, इस वजह से जो प्रदूषण होता है। अब जो हमारा नदियों का प्रदूषण मुख्य प्रदूषण है, सबसे बड़ा जो हमारे घरों का, उद्योगों का, इन सब जगह का जो वेस्ट निकलता है वो सब कहाँ जाता है, वो सारा उद्योग नदियों में हम स्वार्थवश भेज देते हैं, ठीक। तो धरातलीय जल प्रदूषण मुख्यतः नदियों के जल प्रदूषण से संबंधित है। इसका प्रमुख कारण क्या है, शहरीकरण, औद्योगिकरण और कृषि क्षेत्र से प्रवाहित जल। कृषि क्षेत्र से प्रवाहित जल कैसे प्रदूषण करेगा, आप ध्यान समझ रहे हैं ना, क्योंकि हम रासायनिक उर्वरक का छिड़काव कर रहे हैं इसकी वजह से, ठीक। अच्छा, अब नदियों का प्रदूषण जो होता है उसको स्रोत के आधार पर हम दो भागों में बांटते हैं, एक होता है पॉइंट सोर्स सोल्यूशन और एक होता है नॉन पॉइंट सोर्स सोल्यूशन। यहाँ से आपका क्वेश्चन दूसरा बनता है जल प्रदूषण के पार्ट से। पहला जल प्रदूषण के पार्ट से क्वेश्चन आपका बीओडी सीओडी से बनता है, दूसरा आपका पॉइंट सोर्स पोल्यूशन और नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन से बनता है। ध्यान रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। जब कोई विशिष्ट स्रोत से कोई अपशिष्ट या प्रदूषक जो है पॉल्यूटेंट है वो जल निकायों में पहुंच रहा है, नदी तालाब में जा रहा है, तो वो हमारा पॉइंट, जिसका पता लगा है कि हाँ ये इसी फैक्ट्री से ये सारा गंदगी जो है वो कहाँ से निकल रही है, इसी फैक्ट्री से निकल रही है,
किसी विद्यालय से निकल रही है, तो इस तरीके से अगर हमें सोर्स पता चल जाए तो उसे हम पॉइंट सोर्स कहेंगे। ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है? नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन, जब जो भी पोल्यूटेंट है, अपशिष्ट है, बहुत सारे सोर्स से निकल के आ रहा है। ठीक है। तो उस तरीके का जो पोल्यूशन होगा वो हमारा नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन कहलाता है। देखो, इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है कि किसी उद्योग या ताप संयंत्र से निकलने वाला जो अपशिष्ट है वो किस प्रकार के पोल्यूशन में रखा जाता है। तो इसे किसी फैक्ट्री से या किसी विशिष्ट स्थान से निकल रहा है तो वो हमारा कौन सा हो गया? पॉइंट सोर्स हो गया। और घरों मोहल्लों से नगरीय सीवेज जिसे आप कहते हैं, ठीक है, वर्षा का जल स्राव हो रहा है, कृषि का और पशुओं के सौ कहीं से भी बहकर चले आ रहे हैं। ठीक, तो वो सब जो है जिनका कोई ओर छोर नहीं है, जिनका पता नहीं है कि कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, वो हमारे नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि पॉइंट सोर्स पोल्यूशन और नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन, इसमें से किसे आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं? ठीक है। तो हमें पता है कि पर्टिकुलर प्लेस से ये अपशिष्ट, ये प्रदूषण आ रहा है, तो उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए पॉइंट सोर्स पोल्यूशन को कंट्रोल करना थोड़ा सा संभव होता है, परंतु जो नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन है उसे कंट्रोल करना थोड़ा सा कठिन होता है। ठीक है। अच्छा भैया, चलो देखते हैं, आगे बात करते हैं। भारत में हमारा जो CAG है, ठीक है, के निर्देशन पर पर्यावरण शोध प्रयोगशाला लखनऊ में, ठीक, इसका मैं सन ढूंढ रहा था कब हुआ, तो इसका CDRI के ही शायद संबद्ध ये शाखा है और उसी में इसका ये रिसर्च पे चलता रहता है। ठीक है। उसके लिए इसका अलग से कोई ईयर नहीं था। लखनऊ में CDRI की स्थापना 1965 में हुई थी, तो उसी से संबंधित ही होगा। इसने जल गुणवत्ता की 5 श्रेणियां विकसित की हैं। वो कौन कौन सी हैं? ए से लेकर ई तक। तो कैटेगरी ए का जल कौन सा है? कैटेगरी ए का जल पीने के लिए उपयुक्त है। कैटेगरी बी का जल जो है स्नान, तैराकी, मनोरंजन के लिए उपयुक्त है। कैटेगरी सी पारंपरिक उपचार के बाद पीने योग्य है। ठीक है, पारंपरिक उपचार के बाद। और कैटेगरी डी जानवरों और मछलियों के उपलब्ध है, वन्य जीव और मछलियों के लिए उपलब्ध है, पी सकते हैं। और ई जो है वो सिंचाई, इंडस्ट्रियल कूलिंग और अपशिष्ट निदान में उपयुक्त है। ठीक, सिंचाई वगैरह के लिए, इंडस्ट्रियल में जो कूलिंग के लिए चाहिए होता है पानी, वो सब चीजों के लिए वो जरूरी है। लेकिन एक खास बात आप ध्यान रखिए, डी हमारी गंगा यमुना का जल जो है, पवित्र नदियों का जल, वो किस कैटेगरी में आ गया है? वो आप देखिए, जानवरों को नहलाने लायक पानी ये बता रहे हैं यहाँ पर। किसके लिए ये है? ठीक है, वन्य जीव और मछलियों के लिए पानी उपयुक्त है, इंसानों के लिए पानी उपयुक्त नहीं है। तो डी फॉर डॉग। डॉग क्या है? जानवर है, वन्य जीव। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि हमारी गंगा और यमुना जैसी नदियां, जो पवित्र नदियां कही जाती हैं, वो भी किस कैटेगरी में रख दी गई? कैटेगरी डी में रखी गई है। क्वेश्चन अगर मान लो NTA बना दे और आपसे पूछ ले कि यमुना एवं गंगा का जल निम्नलिखित में से किस कैटेगरी में रखा गया है, तो ABCD, और हम बहुत भावुक होकर गंगा हमारी सर्वोत्तम पवित्र नदी है तो हम इसे कैटेगरी A लगा देंगे, तो ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है। तो गंगा और यमुना का जल कैटेगरी D में रखा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो अब ये हो गया कौन सा? हमारा नदी प्रदूषण हो गया, नदी से संबंध। स्थलीय पर ही थे तो झील से देखें, तो जब प्रदूषकों की सांद्रता अधिक हो जाती है तो इसे किलिंग फैक्टर कहते हैं। किसी भी जल में जो पॉल्यूटेंट है, जब उनकी सांद्रता बहुत बढ़ जाती है, जो कि झील क्या होता है ना, झील एक जगह मोस्टली जो है, यहाँ से भी नदियाँ निकलती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मोस्टली ये स्थिर जल रहता है, तो यहाँ पर जो है सांद्रता बढ़ने लगती है। एक जगह का USA की सुपीरियर झील थी जिसका जल एस्बेस्टस के कारण अत्यंत प्रदूषित हो गया, जिससे कैंसर जैसी घातक बीमारियां उत्पन्न हो गई। इतना ही जानने की जरूरत है कि USA की कौन सी झील या फिर सुपीरियर झील में किस केमिकल के कारण प्रदूषण उत्पन्न हुआ। ठीक है। तो एस्बेस्टस झील कौन सी? सुपीरियर झील। ठीक, काम यही होगा जो नदी में हुआ। सागरीय जल, ठीक है, चलो यहाँ से भी ये भी मैंने थोड़ा अलग अलग कर दिया, वरना काम पॉल्यूशन सब में क्या है? जल में अपशिष्ट का पहुंच जाना, ठीक, वही जल पोल्यूशन है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कहाँ कहाँ बन जाता है, ये ध्यान देने के लिए मैंने अलग अलग लिख दिया। सागरीय जल प्रदूषण क्या है? तो सागर तो हर जगह है ना, सात समंदर पार। तो जापान तट में स्थित एक मीनामाटा खाड़ी के पास एक जो हमारी जो खाड़ी है, ठीक है, समुद्र का जो एरिया है, उसमें पारा से भरा हुआ अपशिष्ट प्रवेश कर गया। और ये कैसे हुआ था? ठीक है, ये ई वेस्ट के कारण हुआ था। ठीक है, लेड, मरकरी, सॉरी, मरकरी पारा से
ठीक, और जिसकी वजह से मिनेमाटा शहर के कई लोग मर गए और इसी को मिनेमाटा प्रकोप भी कहा गया और मिनेमाटा सम्मेलन भी इसी पर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके नेट में आ भी चुका है कि मिनेमाटा का संबंध है किससे, ये संबंध किससे है, मरकरी से। ठीक है, भारत में भी अगर देखें तो अंडमान निकोबार के पास भी औद्योगिक विषाक्त इकट्ठा किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो बहुत सारे कोरल हैं, ठीक है, वो मरते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब कई क्या होता है कि जल में जो विषाक्त मिल जाते हैं, उनकी वजह से जब कोई उस पानी को पी लेता है तो वो ही विष हमारे शरीर में पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से एक रोग उत्पन्न हो जाता है, इसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि ब्लू बेबी सिंड्रोम का संबंध किससे है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, तो किससे है, ये जल प्रदूषण से संबंधित है। कब हो जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, जब पेयजल में नाइट्रेट आयन की मात्रा 45 ppm से अधिक हो जाती है। ठीक है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। चलिए जल प्रदूषण के प्रभाव देख लेते हैं और बात को खत्म करते हैं। ठीक, सर जल प्रदूषण कोरल कौन-कौन- शब्द, अच्छा, कोरल जो आपने पढ़ा होगा कोरल द्वीप। ठीक है, कोरल जी द्वीप अगर आपने देखा हो तो कई बार क्या होता है, कुछ द्वीप जैसे मिट्टी है ना हमारी, हम अपनी मिट्टी पर रहते हैं, तो ऐसे ही समुद्रों में भी जो वहाँ की कह सकते हो कि अगर हम एकदम साइंटिफिक भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, मैं सरल भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, वहाँ की जो वनस्पतियां हैं, ठीक है, वो जब एकदम सूख के या कोरल है, ठीक है, एक जीव भी है वो, ठीक है, वो जब वहां मरता जाता है और उसका अपशिष्ट इकट्ठा होता चला जाता है, ठीक है, वो डंपिंग होता है और वो पूरा एक इतना ज्यादा इकट्ठा हो जाता है कि वो पूरा द्वीप बना लेता है। ठीक है, लेकिन क्या? उसका जो नेचर होता है, जी सर। उसका जो नेचर होता है वो केमिकल सीमेंट जैसा नहीं होता है। सीमेंट भी होता है ना, सीमेंट के ऊपर हम एक अपना जब हम भी कोई बेस बनाते हैं तो सीमेंट बनाते हैं, सीमेंट का बेस बनाते हैं ना, तो वो मजबूत रहता है। जब नींव बनाते हैं ना तो हम लोग पक्की नींव बनाते हैं जी लेकिन जी ये जी जो समुद्र में जो अवसाद है या केमिकल जो ये प्राकृतिक जो चीजें वहां पर है वो धीरे धीरे मरती रहती है। वैसे कोरल एक जीव भी है, ठीक है, वो इकट्ठा होकर के जिसको प्रवाल भित्ति भी आप कहते हैं, ठीक, वो इकट्ठा हो जाता है और वो पूरा इतना ज्यादा इकट्ठा हो जाता है कि पूरा द्वीप बन जाता है। और ऑस्ट्रेलिया जैसा द्वीप आता है, सबसे बड़ा कोरल द्वीप है वो, ठीक है, वो कोरल पे ही बना हुआ है, लेकिन वो सीमेंट नहीं है, सीमेंट मजबूत है। ठीक, तो ये सीमेंट में भी अगर आप बहुत ज्यादा केमिकल डालेंगे तो वो भी क्या क्षरित हो जाती है, हो जाती नहीं हो जाती। इसी तरीके से कोरल भी केमिकल जो कंपोजिशन या केमिकल अपशिष्टों की वजह से वो अपना स्वरूप नष्ट हो जाता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट डिपोजिशन होता है। हाँ, हेलो, ये हेलो, हाँ जी, कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होता है ये बिल्कुल, कोरल रीफ का जो मैंने होता आपसे कोरल कोरल रीफ है ना जो प्रवाल भित्तियां हैं, है। ठीक, जी जी जी। मैंने आपसे ये बताया कि ये जो है ये बहुत सीमेंट जितना ताकतवर मजबूत नहीं है। ठीक, अगर इसमें केमिकल अगर अपशिष्ट पड़ेंगे तो ये धीरे धीरे गलने लगेगा और जल्दी गल जाता है। ठीक, क्योंकि ये नेचुरली ये जो द्वीप का निर्माण होता है वो उसकी वजह से कोरल द्वीप है ये। ठीक है, कैल्शियम डिपोजिशन। जी सर, हाँ ये हाँ, लाखों सालों की प्रक्रिया है। और सर लाखों सालों की प्रक्रिया, बिल्कुल सही बात। हाँ, लॉन्ग टर्म। ठीक है, हाँ, ठीक है, आगे चलें। जी सर। जी सर। ठीक है, तो वायु प्रदूषण के प्रभावों की बात अगर हम कर लें फटाफट, तो पानी में अभी हम लोग ऊपर बात कर चुके हैं कि पेयजल में नाइट्रेट आयन की मात्रा बढ़ जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। वैसे जल प्रदूषण के बहुत सारे प्रभाव हैं, ठीक है, इसमें आप अगर पढ़ने जाएंगे तो बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन टू द पॉइंट हम लोग जहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं ये सारी चीजों को हम लोगों ने एक लाइन में कंप्लीट करने का प्रयास किया। तो पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता की वजह से क्या हो जाएगा, आपने ऊपर पढ़ा है ब्लू बेबी सिंड्रोम। पानी में अगर कैडमियम की अधिकता बढ़ जाएगी तो कौन सा रोग हो जाएगा, इटाई इटाई रोग हो जाएगा। पानी में अगर फ्लोराइड बढ़ जाता है तो फ्लोरोसिस हो जाती है, और फ्लोरोसिस से क्या होता है, कई बार लोगों के दांत कमजोर हो जाते हैं, हड्डियां भी कमजोर हो जाती है। ठीक है, अगर पानी में आर्सेनिक अधिक हो जाएगा तो ब्लैक फुट हो जाता है, ठीक है, आर्सेनिक की वजह से। और अगर पानी में सीसा यानी लेड ज्यादा है तो एनीमिया या कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, ये जल प्रदूषण के प्रभाव है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे जीव भी हैं, जैसे हमने पढ़ा था ना वायु प्रदूषण में, एक साथ चीज छूट गई, लाइकेन जो है वो बहुत बड़ा एक इंडिकेटर है वायु प्रदूषण, है ना, कई बार अगर लाइकेन शायद उग रही है तो वो वायु प्रदूषण का बड़ा इंडिकेटर होता है। ऐसे ही
जल प्रदूषण का भी इंडिकेटर जो है वो एनेलिड और कुछ कीट होते हैं जो कम ऑक्सीजन, पानी में जो ऑक्सीजन की मात्रा जब बहुत कम होती है तभी जीवित रह पाते हैं। तो अगर किसी पानी में ये जीव पाए जा रहे हैं एनेलिड जैसे, तो ऐसे जीवों की उपस्थिति है अगर, तो उस जल को हम क्या बोलेंगे, वो प्रदूषित जल बोलेंगे, और ये एक इंडिकेटर का भी काम करते हैं। ठीक भाई, तो इतना अच्छा, और कोई बचा है? हाँ, 2-3 शब्दावलियां हैं जिनको हम लोग देख लें इसके साथ में। तो यहीं पर अगर जल प्रदूषण की बात करें तो बायो मैग्निफिकेशन का भी टर्म आता है और यूट्रॉपिफिकेशन का भी टर्म आता है, और क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। तो बायो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है? पानी से ही संबंधित है। खाद्य श्रृंखला में जहर का बढ़ता स्तर, एक लाइन वगैरह आप बोले तो खाद्य श्रृंखला में क्या है, जहर का बढ़ता स्तर किससे संबंधित है? बायो मैग्निफिकेशन, अगर सीधे क्वेश्चन आपसे पूछे। अब यहाँ पर क्या है कि हमने कहा गया था कि हम कृषि क्षेत्र से अभी जो जल बहकर आया है वो कहाँ जाएगा? जल निकायों में पहुंचेगा और प्रदूषित करेगा। ठीक, तो जब खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाने पर यदि हानिकारक पदार्थों की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, तो ये जो उर्वरक है यानी डीडीटी है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन इत्यादि जब जो है वो हमारे खाद्य श्रृंखला में ऊपर स्तर तक पहुंचने लगते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं। और यही एक शब्द आ जाता है यहाँ पर, यूट्रॉफिफिकेशन। तो क्या है? जल निकायों में पोषक तत्वों, जल निकायों में पोषक तत्वों का भर जाना। ठीक है, जैसे देखा होगा आपने पानी में बहुत काई लग गई, ठीक है, बहुत सारे वो जलकुंभी उगाती हैं। ठीक है, तो ये जब नाइट्रेट और फास्फोरेट के लवण जो है वो विभिन्न तरीके उर्वरक, जैसे उर्वरक नाइट्रेट और फास्फोरस ये उर्वरक है, बायो फर्टिलाइजर है। ये फर्टिलाइजर वर्षा में मिट्टी के साथ मिलकर किसी जल निकाय में पहुंच जाते हैं, तो वहां पर भी ये बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रोथ होने लगती है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, फल जो ग्रीन हमारे प्राइमरी उपभोक्ता है, ठीक है, उनकी मात्रा बढ़ जाती है। शैवाल व अन्य जीव पौधों की अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी और इन्हें सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, और बीओडी इसका मतलब बढ़ जाना। ठीक है, तो बायोमैग्निफिकेशन, खाद्य श्रृंखला में जहर, और ये क्या है? जल निकाय में पोषक तत्वों का बढ़ना। ठीक, तो ये कुछ शब्द थे जो जल प्रदूषण से संबंधित थे। ठीक है, आई होप आप लोगों को बात समझ में आएगी। तो अभी 2 पढ़ लिया हम लोगों ने, टाइम है क्या अभी अपने पास? 8:30। हाँ सर, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, तो 2 पढ़ लिया हम लोगों ने, है ना? वायु प्रदूषण पढ़ लिया, और कौन सा पढ़ लिया? किसी का माइक ऑन है, बंद कर लीजिए। ठीक है, ठीक, तो हम लोगों ने 2 पढ़ लिए। एक तो हमने वायु प्रदूषण बंद कर लिया, पढ़ लिया, और दूसरा कौन सा पढ़ लिया? जल प्रदूषण पढ़ लिया। ठीक, हाँ, वायु प्रदूषण में चीजें याद रखने वाली जो चीजें हैं, इस गैसेस का कंपोजिशन, मानव ने कौन सी गैसेस, मानव के क्रियाकलापों से कौन सी गैसेस कहाँ से निकल रही वो याद रखना, प्रकृति की वजह से कौन सी गैस कहाँ से निकल रही वो याद रखना, उसके बाद प्राइमरी पोल्यूटेंट याद रखना कौन कौन से हैं, और सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन कौन से हैं ये याद रखना। ठीक है, ये ज्यादा है। ठीक, बाकी उसके बाद जो सरकारी मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं वायु प्रदूषण को कम करने के, वो भी पढ़ लेना। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा? जल प्रदूषण। जल प्रदूषण में क्या पढ़ा है? जल प्रदूषण हम जानते हैं कैसे होता है, लेकिन जल अगर शुद्ध है तो शुद्ध जल की गुणवत्ता कैसे नापी जाती है उसके बारे में बात हुई हम लोगों ने। फिर उसके बाद हम लोगों ने कहा कि कितने प्रकार से हमारे पास जो हमारी जो जल निकाय है वो कितने हैं, कैसे कैसे हैं। तो हमने कहा नदी है, तालाब है, झील है, सागर है। ठीक, तो उनमें कौन कौन से किस किस तरीके से अपशिष्ट पहुंचता है, एक जगह से आया तो क्या कहा, कई जगह से आया तो क्या कहा। ठीक, याद रखना। फिर आगे हमने क्या कहा था कि ये जो केमिकल्स पानी में पहुंच गए, उन केमिकल्स की वजह से कौन कौन से रोग उत्पन्न हो रहे हैं उसको याद कर लेना। ठीक, और जो टर्मिनोलॉजी है कुछ उसको भी ध्यान में रखना। इतना हम लोगों ने वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण में पढ़ लिया। ठीक है भाई, अब चलो देखते हैं दूसरा कौन सा है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है और सीधा क्वेश्चन आता है, फैक्ट बेस्ड का क्वेश्चन आता है। बहुत तरीके से आपको वैज्ञानिक बनाने के लिए प्रश्न नहीं पूछते। ठीक है, तो कौन सा अगला क्वेश्चन कौन सा? ध्वनि प्रदूषण, साउंड पोल्यूशन। ठीक है, जब आप जानते हैं ध्वनि के बिना तो हम सारा संसार चल रहा है। ठीक है, और कुछ ऐसी दुनिया है जो हम सुन ले रहे हैं जो है, और इसी पर तो पूरा मोक्ष का कॉन्सेप्ट भी आधारित है। ठीक, जब अपना जो सुन रहे हैं वो बंद कर ले, और जो नहीं सुनाई दे रहा उसको सुनने का जब प्रयास करें, तो वो हमारा दर्शन का विषय हो जाता है। ठीक है, ये शिक्षा शास्त्र के लोग विद्यार्थी हैं तो कहीं ना कहीं अपना विषय ढूंढ ही लेते हैं। चलो, तो ध्वनि प्रदूषण की बात करते हैं, साउंड पोल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है,
जब उच्च तीव्रता की जो ध्वनि होगी, बहुत तेज जो आवाज है, जो मनुष्य में अशांति और बेचैनी की दशा उत्पन्न कर देती है, वो ही ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। और जो आवाज है, उसकी जो ऊंचाई है, वो इतनी ज्यादा तेज आवाज है जो दिमाग को एकदम परेशान कर दे रही है। इस ध्वनि की जो तीव्रता है, उसको मापने के लिए हमने एक पैमाना बनाया, जिसको हमने क्या कहा, डेसिबल का। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। और अगर मान लो एनटीए है, कुछ भी मोड बन सकता है इसका, क्वेश्चन पूछ ले कि ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को मापने के लिए विकसित डेसिबल इकाई के अतिरिक्त अन्य इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसे हम डेसिबल ए कहते हैं, और या फिर हम इसको एसपीएल भी कहते हैं। ठीक है, फुल फॉर्म पढ़ लेना क्या है, ठीक, सर्च कर लेना। अच्छा, अब ये डेसिबल जो ये सीधा सा शब्द हमें सुनाई दे रहा है, तो ये डेसिबल एक लॉगरिदम फंक्शन है। ये एक कोई रेखीय फंक्शन नहीं है, ठीक है, लीनियर फंक्शन नहीं है। ठीक, इसका मतलब ये है कि हम अगर इसकी मात्रा में थोड़ा परिवर्तन करते हैं तो इसका जो इफेक्ट होता है, हमने कहा एक पॉइंट जरा बढ़ाओ, कितना है, 9 है, थोड़ा 10 कर दो, ठीक, एक पॉइंट बढ़ाओ, तो एक पॉइंट बढ़ाने से थोड़ी सी ध्वनि नहीं बढ़ेगी, उसका जो इफेक्ट होगा वो ज्यादा होता है। ठीक है, प्रभाव में काफी अधिक अंतर देखने को मिलता है। क्वेश्चन आपके एनटीए पूछता है, हम लोगों ने भी जब दिया था तब ये क्वेश्चन यहाँ से आते थे कि ध्वनि के स्तर को अगर हम 2 गुना कर देंगे तो उसकी तीव्रता यानी उसकी आवाज की ऊंचाई कितने गुना बढ़ जाएगी। तो कहा गया कि अगर आप 4 से उसको 8 करते हो पॉइंट, तो आवाज की जो ऊंचाई है 2 गुना करोगे तो आवाज की ऊंचाई लगभग 10,000 गुना की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अच्छा, और डेसिबल जो है वो कहाँ से शुरू होता है? तो वो शून्य से शुरू होता है। ठीक, शून्य से प्रारंभ होता है। तो अच्छा, एक चीज क्वेश्चन बताओ यहाँ पर, वही बात है ना, एजुकेशन वाले अपना टॉपिक छोड़ते नहीं। अगर डेसिबल मापक शून्य से प्रारंभ होता है तो ये कौन सी स्केल में आएगा? क्यों बताओगे? रेशियो स्केल, इंटरवल सर, रेशियो। रेशियो स्केल सर। सर रेशियो। हाँ, ठीक कि है, बढ़िया, ट्रू अच्छी बात जीरो, है, ट्रू जीरो। ठीक है, चलो, तो ये डेसिबल एक मापक शून्य से प्रारंभ होता है। ठीक, अब यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो सकता है कि ट्रू जीरो है या फिर इस जीरो में वो जीरो है क्या, इस जीरो में थोड़ी सी जो मात्रा है सुनाई देगी। ठीक है, ये एकदम, ये जो जीरो है वो वास्तविक जीरो नहीं है। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, क्योंकि हमें जीरो पर सुनाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज क्वेश्चन अगर एनटीए चाहे तो बना सकता है। क्यों रॉबिन सर, है साथ में क्या? तब इंटरवल हो जाएगा सर सर। यहाँ अंतराल होना चाहिए ना, क्योंकि पक्षियों की जो सरसराहट की आवाज है वो हमें हमेशा हाँ, सुनाई दे सकती है। कुछ भी नहीं हो तो पक्षियों की सरसराहट की आवाज आवाज सुनाई तो देती है, 10 हवा डेसिबल की चली आवाज सुनाई जाएगी, अभी देती हम है। लोग पढ़ेंगे। हाँ, जी 10 सर, जो जी। सरसराहट है वो 10 डेसिबल है। 0 डेसिबल आप कहते हो ना, तो कोई आया लगता है किसी की आहट, है ना, तो वो जो आवाज है वो 0 डेसिबल है। ठीक। इसलिए थोड़ा सा जी कंफ्यूजन सर। करने वाला है ना टॉपिक। इंटरवल दे ही रहा है सर। इंटरवल दे रहा है? अच्छा, कहीं आपने सर्च कर लिया? हाँ हाँ अरे सर हमने नहीं, बताया तो था इंटरवल ही होगा पहले ही। हाँ हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो मैंने आप लोगों से पूछा कि क्या होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जीरो का मतलब यहाँ का जीरो वास्तविक जीरो ये नहीं है ना। ये चलिए, आभासी बहुत जीरो बढ़िया, है सर। आभासी जीरो है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ ध्यान रखना। ठीक, चलो बढ़िया, क्वेश्चन ये बन सकता है ना एनटीए में, आ सकता है। अभी तक तो हमको लग रहा है ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं गया होगा, लेकिन बना सकते हैं। चलिए, तो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जीरो कौन सी डेसिबल और उसका जो हमें कहाँ से ये आवाज आती है। तो 0 डेसिबल पे जो घर में कोई आता है, प्रवेश की आहट है, वो है। क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं ना कि सामान्य वार्तालाप की जो तीव्रता है वो कितनी होती है। ठीक, तो ये सब चीजें यहाँ से थोड़ा देख लेते हैं, फटाफट निपटाते हैं फिर। 0 डेसिबल अगर हम बात करें तो ये हमारे प्रवेश द्वार में आहट की जो ध्वनि है वो है। हम सामान्य श्वसन की जो हमारी, हाँ, अभी किसी ने पत्तियों की सरसराहट की बात कही थी ना, तो वो शायद 20 डेसिबल है। ठीक है, ये जो 10 डेसिबल है जो हम जो हमारा सामान्य श्वसन है, एकदम कमरे की शांति हो और हमारी जो सांस चल रही होती है ना, वो भी थोड़ा सा ध्वनि उत्पन्न करती है। तो ये लोग कहते हैं कि जो भी लिखने वाली किताबें हैं उन्होंने कहा ये 10 डेसिबल का साउंड है। ठीक है, और जो एकदम पार्क में आप एकदम शांत बैठे हैं, अति शांत स्थान की जो ध्वनि है वो 20 डेसिबल है। और जो विस्परिंग है, मतलब फुसफुसाहट की जो आवाज है वो लगभग 30 डेसिबल तक आती है।
और कमरे की ध्वनि, ये भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि शांत कमरे की ध्वनि का कितना डेसिबल की ध्वनि होती है। तो शांत कमरे की ध्वनि 40 डेसिबल करीब होती है। टाइप राइटर 50 डेसिबल के है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन आता है वो पूछा जाता है सामान्य वार्तालाप की ध्वनि कितनी होती है, तो 50 से 60 हम रखते हैं। ठीक है। अब उसके बाद जो ये ध्वनि की मात्रा है जब बढ़ रही है तो ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी। 80 डेसिबल ट्रक वगैरह की जो आवाज है, जिसको बार बार सुन करके हमारा दिमाग थोड़ा गर्म होने लगता है। फिर 90 डेसिबल तक जाएंगे तो जो लोग जोर से चिल्लाते हैं, और जोर से चिल्लाने की वजह से हमारा मांसपेशियों में उत्तेजना आती है। शेर की दहाड़ अच्छा है, सही मिला था, मैंने लिख लिया, भले क्वेश्चन ना पूछा जाए। लेकिन शेर की दहाड़ में कितने डेसिबल साउंड होता है, तो हमारा कितना है वो 100 डेसिबल। और ऐसे ही फैक्ट्री के बॉयलर 110, जेट इंजन की आवाज 120, और असहनीय शोर जब हमारे अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है, कि किस डेसिबल, किस ध्वनि तीव्रता के साउंड से व्यक्ति में दर्द की सीमा प्रारंभ हो जाती है। असहनीय शोर की श्रेणी में रखते हैं। तो लगभग 120 डेसिबल से ऊपर का जो साउंड है वो हमारे लिए असहनीय होता है। ठीक है, लेकिन विदाउट माप अगर करें तो 130 है। जेट प्लेन जो उतरते हैं उसकी 150 है। रॉकेट इंजन की जो डेसिबल साउंड है वो 180 है। और जो ज्वालामुखी विस्फोट है, क्वेश्चन पूछ लें, पूछ भी सकते हैं, एनटीए है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ज्वालामुखी विस्फोट की जो ध्वनि है वो कितने डेसिबल है, वो 190 डेसिबल तक आती है। ठीक है, चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा, अब आगे बात करें कि ध्वनि की अपनी एक गति होती है। ध्वनि की गति से अधिक रफ्तार से जो चलने वाले जेट विमान है, ध्वनि की गति से तेज चलने वाले जो जेट विमान है, उनके द्वारा जो उत्पन्न शोर है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग सोनिक बूम बोलते हैं। और सोनिक बूम को हम मैक यूनिट में व्यक्त करते हैं। मैक यूनिट 1, मैक यूनिट 2। जब हम ध्वनि की रफ्तार से चलने वाली वस्तु से उत्पन्न शोर मैक 1, और जो ध्वनि की गति से 2 गुनी रफ्तार से चलने वाली वस्तु से जो शोर होता है, उत्पन्न होता है, उसे हम मैक 2 बोलते हैं। ठीक है, चलिए भाई। अच्छा, अब ये ऊपर जो चीजें लिखी हैं उसे भी हम लोग अभी बाद में देखेंगे, लास्ट पॉइंट की चीजें हैं। अच्छा, यहाँ से भी एक तो ये डेसिबल से क्वेश्चन आता है, दूसरा आपसे फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज में मापी जाती है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। आवृत्ति के आधार पर ध्वनि का वर्गीकरण। तो ध्वनि की आवृत्ति इकाई मापने की, आवृत्ति मापने की इकाई क्या है, हर्ट्ज है। मनुष्य के कान से कितने आवृत्ति की आवाज सुनी जा सकती है, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति वाली ध्वनि को मनुष्य के कानों के द्वारा सुना जा सकता है, जिसमें मनुष्य की श्रव्य परास या ऑडिबल रेंज बोलते हैं। कितना, 20 से 20,000। ठीक है, अब श्रव्य परास से अधिक आवृत्ति की जो ध्वनि है, जिसे हम 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, उसे हम क्या बोलते हैं, पराश्रव्य तरंगे बोलते हैं। और एक आती है जो तीसरे प्रकार की, उसे बोलते हैं अपश्रव्य तरंगे, जिसकी जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000, 20,000 से ऊपर, और ये जो छोटा वाला 20 था उससे भी कम अगर होगा तो अपश्रव्य तरंगे हम इसे बोलते हैं। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा भाई, अब तो ये हो गया प्रदूषण, और प्रदूषण की वजह से क्या क्या होता है। आप सब जानते हो, हमारा दिमाग परेशानी हो जाती है, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, ये तमाम चीजें जो विकल्प में आपको मिलेंगे वो आप पढ़ सकते हैं, उनका जवाब आप दे सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सामान्य बातों को इसमें नहीं लिखा है। ठीक, अच्छा, भारत में ध्वनि प्रदूषण का स्तर क्या है, जो भारत के जो हमारे 10 लाख आबादी के जो या उससे भी अधिक जनसंख्या के जो अधिकांश नगर हैं, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, लखनऊ, इन सब में भी ध्वनि प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा है। ठीक है, अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में मानकों के अनुसार रात के समय कितने डेसिबल का साउंड होना चाहिए। ठीक है, तो औद्योगिक क्षेत्र में 75 दिन के समय लगभग, और 70 के समय का साउंड निकल सकता है। वाणिज्य में 65-55 है। आवासीय क्षेत्र आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और औद्योगिक क्षेत्र आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आवासीय क्षेत्र में दिन के समय 55 डेसिबल का, और रात के समय लगभग 45 डेसिबल का। इसीलिए जब डीजे वगैरह में साउंड बजता है तो झगड़ा लड़ाई होता है। ठीक है, शांत क्षेत्र कितना है, 50-40 है। ठीक, अच्छा, अब कुछ चीजें हैं जो टू द पॉइंट फैक्ट वाले क्वेश्चन है, वन लाइनर टाइप के, उसको देख लें अगर, तो WHO ने 100 डेसिबल की आवाज, अगर उसने कहा कि अगर 100 डेसिबल की आवाज को अधिक समय तक सुना जाए तो वो मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। कई बार क्या होता है, अपनी कार में बहुत तेज साउंड
चलाते हैं, या फिर आप अगर थिएटर में मूवी देखने जाते हैं तो उसका भी साउंड काफी तेज होता है, लेकिन मूवी देखने के बाद सरदर्द सबका पकड़ लेता है ना। तो वो इसी वजह से, क्योंकि वहाँ का साउंड काफी ज्यादा होता है। अच्छा, इसे दूर कैसे कर सकते हैं? तो एक टर्म आता है बहुत बढ़िया, ग्रीन मफलर। अच्छा, मैं अभी हम लोग अगर समय रहा तो पढ़ेंगे भी। आज के समय में जितने भी पोल्यूशन है उसको खत्म करने के लिए हम लोग दूसरा प्रदूषण क्रिएट नहीं कर रहे हैं। जैसे एक को खत्म करने के लिए दूसरा प्रदूषण बना दें, ठीक है। जैसे कोई कूड़ा इकट्ठा हुआ तो कूड़े को जला दिया, तो वो प्रदूषण खत्म नहीं हुआ, हमने एक प्रदूषण को खत्म करके दूसरा प्रदूषण बना दिया। अब हम जैव उपचार का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, वो हम अगर समय रहेगा तो देखेंगे। अच्छा, तो इसी तरीके से वृक्षारोपण के माध्यम से भी ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है, और इस तकनीक को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन मफलर बोलते हैं। ठीक, क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, ग्रीन मफलर का संबंध है तो वृक्षारोपण के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण को कम करने का प्रयास, ठीक है। अच्छा, और ये जो हरे पौधे हैं वो ध्वनि तीव्रता को कितना कम कर सकते हैं? अगर हम एक कतार में 1 से लेकर 6 पौधे तक लगा दें तो वो ध्वनि तीव्रता को लगभग 10 से 15 डेसिबल तक से कम करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। तो ग्रीन मफलर के अंतर्गत की बात आती है। और यहीं पर अगर हम कहें कि कुछ जो सरकारी प्रयास हैं उनको अगर देखें तो ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून लगभग जनवरी 2010 में पारित हुआ था, जिसमें आप लोग देखते हैं ना, डीजे वगैरह को 10 बजे के बाद नहीं बजाना है, अगर सॉरी 12 बजे के बाद ऐसा कुछ है, ठीक, हाँ शायद 10 बजे तक है, ठीक, 10 बजे के बाद अगर कोई आपत्ति करता है तो उसे भी बंद करना पड़ता है, ठीक। और अगर ऐसा नहीं करता तो 1 लाख रुपए का जुर्माना और 7 साल तक की सजा है। इससे संबंध में पुराना भी कानून था, केंद्र सरकार द्वारा ध्वनि प्रदूषण पर जो पहल की गई वो पर्यावरण संरक्षण कानून और ध्वनि रेगुलेशन नियम है। क्वेश्चन आ गया था ये कहीं पर, इसलिए मैंने इसको नोट कर लिया कि केंद्र सरकार द्वारा ध्वनि प्रदूषण पर नई पहल के अंतर्गत किन किन कानूनों को सम्मिलित किया गया है। तो पर्यावरण संरक्षण कानून 1986, जिसे अम्ब्रेला कानून भी कहते हैं, और ध्वनि रेगुलेशन नियम 2000 को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। तो समय अभी अपने पास है क्या? पढ़ सकते हैं? हाँ 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 सर, हाँ ठीक है, 9 बजे तक पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक ये ई अपशिष्ट है, एक एक पेज के हैं ये सब, ठीक। अब होता क्या है कि आगे वाले मैंने छोड़ दिए हैं, जैसे मृदा प्रदूषण है, ठीक है। ये सारे प्रदूषण आप लोग अपने आप से पढ़ लेना, बहुत दिन से पढ़ते भी चले आ रहे हो। जो नए पोल्यूशन आए हैं, और क्वेश्चन आप जानते हैं एनटीए जो है वो इन्वायरमेंट के पार्ट की जो वर्तमान में घटित हो रही घटनाएं हैं उनसे प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। तो इसको ही हम लोग देख लेते हैं। अगला पोल्यूशन हमारा कौन सा है? ई वेस्ट पोल्यूशन। ई वेस्ट क्या? हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। हमारे घरों में कंप्यूटर है, हमारे घरों में लैपटॉप है, मोबाइल है, तमाम टीवियाँ जो पुरानी थी वो सब कूड़े के ढेर में चली गई, ठीक। जितना भी ऐसा जो भी इलेक्ट्रॉनिक हमारा गैजेट है वो सब भी बेकार होता है, और बेकार होने के बाद में कूड़ा बन जाता है। तो ये जो पोल्यूशन है, ठीक, ये ई जो प्रोडक्ट्स हमारे हैं वो उपयोग के बाद बेकार और निरर्थक हो जाते हैं। ऐसे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को हम क्या बोलते हैं? ई वेस्ट बोलते हैं, या ई अपशिष्ट कहा जाता है, ठीक। तो ये ई अपशिष्ट इंटरनेट वाला अपशिष्ट नहीं है, ठीक, ये इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा एग्जामिनेशन हॉल में। इसके अंतर्गत अनेक अब इसमें क्या होगा, इसको जलाएंगे या इसको हम रिसाइकिल भी करने का प्रयास करते हैं, या फिर इसको हम डिकम्पोज करने का प्रयास करते हैं, तो कई सारे हानिकारक रसायन और कई सारी भारी धातुएं भी उत्सर्जित होती हैं, जिसमें से सीसा यानी लेड, कैडमियम, मरकरी, बेरिलियम, आर्सेनिक आदि चीजें निकलती हैं, ठीक। इस बात पर अभी हालिया में 24 जनवरी 2019 को दावोस स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच की एक वार्षिक बैठक हुई, और इस वार्षिक बैठक में प्लेटफॉर्म फॉर एक्सेलरेटिंग द सर्कुलर इकोनॉमी एंड एक एजेंसी थी प्लेटफॉर्म फॉर एक्सेलरेटिंग द सर्कुलर इकोनॉमी, और दूसरी एजेंसी थी यूएन ई वेस्ट कोलिजन, ठीक है, गठबंधन, सॉरी, ठीक है, यूएन ई वेस्ट गठबंधन यानी कोलिजन। तो 2 एजेंसियां थी, इन दोनों एजेंसियों ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिस रिपोर्ट का नाम था अ न्यू सर्कुलर विजन फॉर इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें कहा गया, चिंता दर्ज करी गई और कहा गया कि वर्ष 2050 आते आते हमारे प्रतिवर्ष जो है हम लगभग इतना ज्यादा हम वेस्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मतलब जो एलिमेंट्स हैं उनका यूज कर रहे हैं, उनकी वजह से जो कूड़ा हो रहा है
वो लगभग 2050 आते आते 12 करोड़ टन प्रतिवर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2050 तक? 12 करोड़ टन। अच्छा, और वर्तमान में कितना है? तो कहा गया कि विश्व में प्रतिवर्ष 5 करोड़ टन ई वेस्ट का उत्पादन हो रहा है, जिसकी कीमत लगभग 62.5 बिलियन डॉलर है, से अधिक है, जो कई देशों की जो जीडीपी है उससे भी ज्यादा है। अब ये क्या होता है कि ये जो ई वेस्ट है, कुछ देश इसे मंगा भी लेते हैं, जैसे हमारा भारत इसे आयात भी करता है। ठीक है, क्या करता होगा, हो सकता है कुछ करता होगा। ठीक, तो कई देश अपने देश से इसे हटा देते हैं और कुछ देश इसे आयात भी करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट भी होता रहता है। ठीक, ये अलग क्षेत्र में ले जाकर इसको। अच्छा, एक चीज अभी हम लोग पढ़ेंगे, इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू माने होता है कि किसी भी पॉल्यूटेंट को उसी स्थान पर समाप्त कर देना, किसी भी तरीके से, जो भी हमारा जैव तरीका है, बायो हमारा डिग्रेडेशन फार्मूला है। और दूसरा एक होता है एक्स सीटू, आगे है मटेरियल है, जिसे हम उस स्थान से ले जाकर कहीं दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और उसे हम उसे डिकम्पोज करते हैं। ठीक, अब यही बात आगे चली तो कहा कि वर्ष 2040 तक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के उत्पादन एवं उपभोग से जो कार्बन उत्सर्जन है उसमें कितना बढ़ोतरी होगी, तो उसमें लगभग 14% बढ़ोतरी सिर्फ ई वेस्ट की वजह से 2040 आते आते हो जाएगी। ठीक है, और भारत में भी आबादी बढ़ रही है, लोगों के पास पैसा खूब हो रहा है ना। लोग कहेंगे पैसा नहीं है, पैसा खूब है, सबके हाथ में मोबाइल है। ठीक, छोटा बड़ा सब, अब तो छोटे मोबाइल जो दिखते नहीं, बड़े मोबाइल सबके हाथ में है। ठीक है, एंड्रॉयड मोबाइल। तो ये नहीं कह सकते कि व्यक्ति अपनी आधुनिक जीवन शैली जी रहा है और क्रय शक्ति उसकी बढ़ी है। ठीक, तो इसकी वजह से भी ई अपशिष्ट का डंप बहुत ज्यादा भारत में हो रहा है। ठीक, एसोचैम व नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल द्वारा एक जुलाई 2023 में एक रिपोर्ट जारी की गई। एसोचैम का फुल फॉर्म पढ़िएगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन पूछा जा सकता है एसोचैम का। ठीक, ध्यान रखिएगा। एसोचैम और नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल द्वारा जुलाई 2023 में, मैंने प्रयास किया कि लेटेस्ट डेटा भी आपको मिल जाए। जुलाई 2023 में जारी रिपोर्ट में कहा है कि भारत जो है वो ई वेस्ट उत्पादन में 5वें स्थान पर है पूरे विश्व में। जो इस समय कितना 5 लाख टन है ना, कितना है देखो, 12 लाख टन कितना हो जाएगा 2050 तक। वर्तमान में कितना 5 करोड़ टन, लाख नहीं 5 करोड़ टन। ठीक, 12 करोड़ 2050 तक हो जाएगा। वर्तमान में कितना हो रहा है 5 करोड़ टन। इस 5 करोड़ टन जो प्रतिवर्ष ई वेस्ट उत्पन्न हो रहा है, इसमें भारत भी अपना योगदान दे रहा है। और भारत उस 5 करोड़ टन ई अपशिष्ट के प्रतिवर्ष उत्पादन में 5वें स्थान पर है, जिसमें से भारत अकेले लगभग 16.1 लाख, यहाँ पर लाख आ गया। ठीक है, 16.1 लाख टन ई वेस्ट उत्पादित कर रहा है, जिसमें से प्रयास हम करते हैं कि 16 लाख टन में से हम लगभग 4 लाख टन जो ई वेस्ट है उसे हम रिसाइकिल कर लें। ठीक है, चलो भाई, तो ई वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, ये नया टर्म है, ध्यान रखिएगा। ई वेस्ट पोल्यूशन, ई वेस्ट मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है उनकी वजह से, उनके उपयोग के बाद उन्हें हम बेकार फेंक देते हैं, उनकी वजह से जो भी पोल्यूशन होता है वो हमारा ई पोल्यूशन कहलाता है। और ई पोल्यूशन की वर्तमान में स्थिति क्या है, तो अभी 2023 में स्थिति है कि आने वाले हम रोज मतलब प्रतिवर्ष हम लगभग 5 करोड़ टन उत्पादन कर रहे हैं और 2050 आते आते लगभग ये 12 करोड़ टन हो जाएगा। भारत इसमें 5वें स्थान पर है और भारत ई वेस्ट उत्पादन लगभग 16.1 लाख करोड़, हाँ 16.1 लाख टन ई वेस्ट का उत्पादन कर रहा है, जिसमें से वो 4 लाख टन रिसाइकिल भी कर लेता है। ठीक, अच्छा, इसको हम दोहन कहते हैं, मतलब इसको हम रिसाइकिल या इसको हम खत्म करने का प्रयास कैसे करते हैं, तो इसे हम ठोस अपशिष्ट के तरीके, जैसे हमारे जो ठोस अपशिष्ट हैं उन्हें जिस तरीके से हम खत्म करते हैं, निपटाते हैं, उसी तरीके से हम ई वेस्ट को भी हम इसका दोहन करने का प्रयास करते हैं, लैंड फिलिंग या दहन। ठीक है, जलाना ही एक कारण होता है, बहुत हाई जो बीम फायर है उसमें इसको हम दहन करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, या धरती में बहुत अंदर तक उसको छुपा देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारे यहाँ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 अधिसूचित किया गया, जो 1 अप्रैल 2023 से लागू है। इससे संबंध में ऐसा नहीं कि 2022 में ही ये कानून आया, इससे पहले भी 2016 में ई वेस्ट के प्रभावों के समाधान के लिए 2016 में भी एक ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम अधिसूचित किया गया था
और इसमें ये सब बातें कही गई हैं कि प्रयास हम ये करेंगे कि वर्ष 2023 में जितना भी हम ई अपशिष्ट क्रिएट करेंगे उसका 70% रिसाइकिल कर लें, ये हमारा लक्ष्य रखा गया है। और इस लक्ष्य को हमने 2017 से एक्सेप्ट किया है कि जितना भी ई अपशिष्ट निकले उसमें से 70% ई अपशिष्ट को हम रिसाइकल कर दें। ठीक है, तो ये ई वेस्ट के बारे में था। और ई वेस्ट की जो हमारे भारत में रिसाइकल यूनिट है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ई कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ई परिसर कहते हैं। भारत का प्रथम वैज्ञानिक ई वेस्ट रिसाइकल यूनिट को हम ई परिसर कहते हैं, जो सितंबर 2005 से चालू है। कहाँ पे है ये जरा आप लोग स्टडी होमवर्क है, ठीक है, कहीं होगा जरूर, है ना, इसका कोई स्थान बनाया होगा उन्होंने। ई वेस्ट रिसाइकल यूनिट सितंबर 2005 से चल रही है, जो भारत के ई वेस्ट को रिसाइकिल करने के लिए काम करता है। ठीक है, और लगे हाथ निपटा लें हम लोग, तो इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं था, है ना, छोटे छोटे टॉपिक है, नए टॉपिक है, और क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अभी शायद कम क्वेश्चन आए, हो सकता है पूछा जा सके। अब अगला, जो वर्तमान समय में कौन ज़्यादा पोल्यूशन कर रहा है, तो वो है प्लास्टिक। ठीक, तो प्लास्टिक पोल्यूशन देख लें। तो पॉलीथीन इसका एक बहुत बड़ा जो फॉर्म है जिसको हम यूज करते हैं। पॉलीथीन मुख्यतः एक ही प्रकार के, ये है क्या, तो एक ही प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का मिश्रण है। एक ही प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का मिश्रण है जो अलग अलग मात्रा में मिलाए जाते हैं। कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के अणु मिक्स होते हैं, वो उस तरीके से बनता है। अच्छा भाई, अब कार्बन और हाइड्रोजन देखो, C2H2H4 है ना, अब अलग अलग मात्रा में है ये, तो अलग अलग केमिकल कंपोजिशन में है, तो अलग अलग इनका नाम होगा। पॉलीथीन में एक एथिलीन होता है। एथिलीन का मतलब, इसका केमिकल फॉर्मूला है C2H4। इसके जो अणु हैं वो परस्पर इस प्रकार से आपस में जुड़े होते हैं जिन्हें हम जैविक रूप से अपक्षरित नहीं कर सकते, जो एक बड़ा कारण बन जाता है पोल्यूशन का। अब प्लास्टिक की खोज किसने की, मान लो पूछ ले, निम्न में से क्या सत्य है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए, कार्य कारण के प्रश्न आ जाए, तो 1953 में इटली के रसायन शास्त्री गिलियो नत्ता व जर्मनी के जो रसायन शास्त्री थे कार्ल जिगलर, इन दोनों ने किया 1953 में। इसके लिए उनको 10 साल बाद 1963 में रसायन का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। किसको, गिलियो नत्ता और कार्ल जिगलर को रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला। किस लिए मिला था, प्लास्टिक की खोज के लिए। कब मिला था, 1963 में मिला था। खोज कब की थी, 1953 में की थी। ठीक है भाई। अच्छा, अब ये हो गई प्लास्टिक की बात। प्लास्टिक में उपस्थित हमारा जो एथिलीन था उसकी वजह से प्रदूषण होता है। अब भूमि में या जल में जो ये प्लास्टिक निर्मित जो वस्तुएं हैं अगर वो इकट्ठा हो जाती हैं तो उसको हम प्लास्टिक प्रदूषण कहते हैं। अब जो हमारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, उसकी अगर हम रिपोर्ट देखें तो वो कहता है कि भारत में सालाना 56 लाख टन प्लास्टिक अपशिष्ट का उत्पादन होता है, जिसमें से दिल्ली अकेले 689.5 टन अकेले दिल्ली उत्पादित करता है। दिल्ली का इतना योगदान है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं माइक्रो और मैक्रो प्लास्टिक का। मोटाई के, प्लास्टिक की मोटाई के आधार पर इसे 2 वर्गों में बांटा गया। माइक्रो प्लास्टिक यानी सूक्ष्म प्लास्टिक जो 2 माइक्रोन मीटर मिलीमीटर और 5वां से लेकर 5 मिलीमीटर, और मैक्रो ये डीप प्लास्टिक यानी 20 मिलीमीटर से अधिक। अच्छा, अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन ये इस पार्ट से ये पूछ सकते हैं कि किस माइक्रो प्लास्टिक का यूज ठीक है या मैक्रो प्लास्टिक का यूज ठीक है। जो पॉलीथीन हम देते हैं वो पतली वाली पॉलीथीन अच्छी है कि मोटी, थोड़ा सा जो हल्की मोटी पॉलीथीन हो वो ज्यादा अच्छी है। ठीक है, सर तो आपका जवाब होगा मैक्रो। थोड़ा सा मैक्रो, है ना, क्योंकि इसका दोबारा यस यूज हम कर सकते हैं, है ना। एक यस ही बार सर। में हमने उसका प्रयोग किया और वो फट के खत्म हो गई, तो वो कहाँ हम कूड़े यस में फेंक देंगे। हाँ, और हम जैसे कुछ कपड़े लेने जाते हैं तो उसमें जो हमें मिलती है तो वो चीज़ों को हम अलग अलग जगह पर यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए तो मैक्रो प्लास्टिक जो है वो यूजेबल है। आगे जो कानून बनाए जाएंगे, जो लॉ बनेंगे, उनमें भी ये बात कही जाएगी। अच्छा, कौन सा ऐसा फैक्टर है प्लास्टिक में जो पाया जाता है जिसकी वजह से मनुष्य में कैंसर हो जाता है, तो जवाब दिया गया कि प्लास्टिक में पाया जाने वाला पैथेलेट्स और बिस्फेनॉल BPA
मनुष्य में क्या करता है, कैंसर उत्पन्न करता है। और प्लास्टिक को अगर हम जब जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे हम गला घोटू गैस भी कहते हैं, वो उत्पन्न होती है। डाइऑक्सिन गैस उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन साइनाइड उत्पन्न होता है। फ्लोरांस जैसी जहरीली गैसें भी उत्पन्न होती हैं प्लास्टिक को जलाने से। इसलिए प्लास्टिक को हम, जो हमारा ठोस अपशिष्ट का जो तरीका है, जो हमारा दहन का और इन सब चीजों का, उससे इसका समाधान हो नहीं पाता है। ठीक, इसके लिए हम और भी एक स्तर ऊपर जाकर के हमें इसके समाधान खोजने पड़ते हैं। अब बात करें, हाल ही में 13 अगस्त 2021 को भारत सरकार के पर्यावरण यानी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इस मंत्रालय का गठन कब किया गया? तो ये मंत्रालय आपका लगभग 1985 के करीब बना है। ठीक है। प्लास्टिक प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2021 को अधिसूचित करता है, जो 2022 से इसने अपना काम करना शुरू किया। और इसने कहा कि हम 2022 से, यहाँ तक लिखा हुआ है लेकिन यहाँ शब्द हो जाना चाहिए, यह नियम वर्ष 2022 से जो हमारी सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको हम प्रतिबंधित करेंगे। इसकी कुछ श्रेणियों को हम प्रतिबंधित कर देंगे। और आने वाले समय से यानी 2022 से प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई बढ़ाकर 120 माइक्रोन तक करने का प्रावधान है, जिससे हम पता चला मार्केट गए तो उसमें हम कपड़े भी खरीदे और उसके बाद किताबें भी भर ली। ठीक, तो मल्टी यूज हो जाए। ठीक, हम लोग करते हैं ना, हम भारतवासी हैं और एक चीज का हम लोग उसका कई दिशा में इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसी बात को ध्यान में रखा गया है। ठीक है, 120 माइक्रोन तक करने का प्रावधान किया गया है। चीनी एकेडमी ऑफ साइंस, अच्छा कुछ हाल ही की रिसर्च है, उनकी बात फटाक से करके प्लास्टिक मैनेजमेंट इसको भी हम खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो चीनी एकेडमी ऑफ साइंस के शोधकर्ताओं ने मिट्टी में पाए जाने वाले कवक, हाँ ठीक, अब ये दहन तो कर नहीं पाएंगे और इसको हम मिट्टी में अगर गाड़ भी देते हैं बहुत नीचे तक ले जा करके, तो वो भी नुकसान फैलाता है। इसके लिए एक जुगाड़ दिखा गया, क्या है वो देखो। चीनी एकेडमी ऑफ साइंस के शोधकर्ताओं ने मिट्टी में पाए जाने वाले कवक एस्परजिलस ट्यूबिनजेनेसिस की खोज की है। यह कवक अपने एंजाइमों का प्रयोग कर प्लास्टिक की सामग्री को नष्ट कर देता है। तो अब क्वेश्चन आपसे बहुत बढ़िया पूछ सकते हैं कि प्लास्टिक प्रदूषकों को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस कवक का या किस बायोटिक फैक्टर का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो किसका प्रयोग करते हैं? कवक का। और कौन सा कवक? एस्परजिलस। ठीक है, ट्यूबिनजेनेसिस। अब इसी सिलसिले में भारतीय नौवहन महानिदेशालय ने 2020 में महासागरों के पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए जो शिप हैं उनमें सिंगल यूज प्लास्टिक और उनसे बने उत्पादों को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया है। आज हम लोग कई सम्मेलन करते हैं तो वहां पर भी नो प्लास्टिक जैसे बैनर लगाते हैं, तो ये सब उसी दिशा का परिणाम है। और बहुत इंटरेस्टिंग बात ये अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने कही है अपनी रिपोर्ट में, कहा कि जिस हिसाब से हम प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं और जिस हिसाब से प्लास्टिक प्रदूषण बढ़ रहा है सागरों और महासागरों में, आने वाले समय में 2050 तक समुद्र में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक होगी। तो ये आज हम इस तरीके से किस दिशा में जा रहे हैं वो समझने के बात यहाँ पर आई है। ठीक, तो प्रदूषण लगभग हमने खत्म कर ली है। आप लोग कहें तो 5 मिनट में जैव उपचार खत्म कर दिया जाए, 2 पेज 3 पेज। ठीक, हाँ। नो सर, नो सर, जी सॉरी सर, सर, जी। अब नहीं सर, सर काफी हो अब रहा नहीं ना है रिवाइज। काफी समय हो गया, सर रिवाइज ये भी तो याद करना भी नहीं पड़ता रहेगा। ना। नो बिल्कुल सर, सही समय है। से नहीं है सर, अब काफी हो गया ना सर, अब रिवाइज भी तो करना बहुत पड़ता सर है। हाँ, मुझे भी पीडीएफ निकलना है। हमको मिल जाएगी क्या सर? हाँ, पीडीएफ भेज देंगे, क्या करना, पीडीएफ भेज देंगे आपको। सर भेज दीजिए पीडीएफ सर। ठीक, पेज अभी हम सर को भेज देंगे, आपके ग्रुप पे वो आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, इसमें आप लोग बिल्कुल अब आगे बिल्कुल। क्लास हो पाएगी तो ठीक है, नहीं हो पाएगी तो इसमें जो टॉपिक बचा उसको आप पढ़ लीजिएगा, जैव उपचार। ठीक है, और पर्यावरण आंदोलन हमारे समय में तो पूछे जाते थे, अब आप लोगों में पूछे जा रहे हैं नहीं, वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप इस समय बिश्नोई का नाम ज्यादा चला था तो बिश्नोई आंदोलन वगैरह ये सब पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो आज के लेक्चर में इतना हम लोगों ने पढ़ लिया, जो आपको हो सकता समझ में आया हो और आपको काम आए, ऐसी मेरी अपेक्षा है। सर सर एक टर्म आता है कॉप 26 कॉप 16, ये क्या होता है सर? हाँ, ये इसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज।
इसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं। कुछ जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे हमने कई सम्मेलन किए हैं ना, उस सम्मेलन में वो जो टर्म जो भी हमारी संधियां हुई, जैसे जैव विविधता को लेकर के, ठीक है, तो वहां पर जो जिन जिन देशों ने उस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं, उन देशों की मीटिंग्स होती हैं, उनका सम्मेलन होता है, उसी को हम कॉप सम्मेलन कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं। ठीक है, कहीं यानी 16 जो भी रहता, कहीं 28, ये सर क्या रहता है जो? ये जितनी बार इनका आयोजन होता है वो उनका वही समय लगभग हो जाता है। ठीक है, कॉप 21, कॉप 22, कॉप 26, जितनी बार उनकी बैठकें होती हैं, वो उनकी बैठक, उनका वही स्लोगन बन जाता है। वो ईयर से आप उसको मत देखिए, ठीक है। कॉप 16, कॉप 23, तो 23 का मतलब ऐसा नहीं, जितनी बार वो बैठे हैं वो उनका सम्मेलन का टर्म दे देते हैं। ठीक है, क्रम होता है, क्रम। हाँ वही है, उनका क्रम होता है। जितनी बार वो पार्टीज अपनी कॉन्फ्रेंस करती हैं, वही उनका क्रम, वही उनकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहलाता है, COP। ठीक है, तो चीजें आप लोगों को समझ में शायद आई होंगी। सर आपके जुड़े होंगे, जी सर, बहुत अच्छा लगा। मैं PDF आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, कल की और आज की भी। जी सर, दोनों दिन की। जी सर। चलिए सर, किसी का और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, फिर क्लास एंड करते हैं। सर, ये लेक्चर के दौरान एक टॉपिक आपका आया था, इन सिचुएशन और एक्स सिचुएशन के संदर्भ में। इन सीटू और एक्स सीटू, हाँ जी जी सर, तो ये जी जीवों के अधिवासन के संदर्भ में है कि जब किसी जीव को उसी सिचुएशन में जहाँ का वो निवासी है संरक्षित करते हैं, तब उसको इन सिचुएशन कहते हैं। और अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर के उसका अधिवास कराते हैं, रहने की व्यवस्था करते हैं, तब उसको एक्स सिचुएशन बोलते हैं। प्रदूषण के संदर्भ में इस टर्म को मैंने कभी जो है हाँ कहीं हाँ, मिला तो नहीं यही है। एक नया टर्म आया, ये बिल्कुल सही बहुत बढ़िया आपने बात कही। ठीक है, ये जो अभी टर्म आया है, ये जैव उपचार के लिए आया है। अभी हमने इस दिशा में काम करना शुरू किया है ना, नया नया, कि हम जो हमारा पोल्यूटेंट है, उस पोल्यूटेंट को क्या करते हैं, जो मोस्टली चीजों को हम जला देते हैं। ठीक है, तो जी जलाने से वो पोल्यूशन रियल में खत्म होता नहीं है। ठीक है, तो हम अब क्या करने लगे हैं, हमने जो हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग है, ठीक, उसमें हम कुछ ऐसी चीजों की, ऐसी तकनीक उत्पन्न कर रहे हैं, ऐसे बैक्टीरियाज को का निर्माण कर रहे हैं, ऐसे फंगस का निर्माण कर देते हैं, ऐसे पौधे फाइटोप्लैंक्टन्स बना देते हैं, छोटे छोटे कवक जैसे पौधे बना देते हैं, जिनका उपयोग करके, जिनका छिड़काव करके हम उस पॉल्यूशन को खत्म कर दें। तो जब जहाँ पॉल्यूशन इकट्ठा है, जिस जगह पर जी है वो प्रदूषण, अगर उसको हम कहीं पर शिफ्ट ना करें और वहीं पर जी उसको हम जी समाप्त कर दें, ठीक है, किसी भी जी तरीके से, चाहे हम कंपोस्टिंग, आपने पढ़ा होगा कंपोस्ट करना, कंपोस्ट खाद बनाना, जैसे है ना, जी पढ़ा ना, छिड़काव जी वगैरह करना, इस तरीके से। जी जी हाँ, तो उसको वहां से ना हटाए और उसको वहां पर समाप्त कर दे, वो हमारा इन सीटू हो गया। ठीक है, और अगर हमें, बिल्कुल हो गया। जी हाँ जी, मैं समझ गया सर, वो समझ गया। किसी इंडस्ट्रियल एरिया में है, या किसी वो प्रदूषण जो है जो किसी आवासीय क्षेत्र में है, जिसको वहां पर डिकम्पोज करना ठीक बात नहीं है, तो वो उसको ले जाते होंगे कहीं अलग, फिर वहां उसको समाप्त करते होंगे, तो उसको एक्सीटू जी जी, बायोरेमिडिशन इलेक्ट्रॉनिक है। डिवाइस में आजकल ये चलने लगा है सर। हाँ जो हाँ हाँ, विकसित देश है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जब खराब हो जाते हैं तो उसको दूसरे देश में या समुद्र तटीय इलाकों में भेज देते हैं भेज एक देते हैं सिचुएशन के बिल्कुल। पर्पज से। और हमारा भारत